फ्रेंड्स, आवारा मसीहा जीवनी का ये दूसरा भाग है। भूमिका से आप भली-भांति परिचित हो चुके हैं और विष्णु प्रभाकर जी ने जितने भी प्रामाणिक शोध उन्होंने किए, वो सारे उन्होंने मेंशन कर दिया अपने भूमिका में और बहुत कुछ चीज़ परिचित आप जो है शरद जी से भी हो चुके हैं। और यहाँ से शुरू होता है जो प्रथम पर्व है, क्योंकि ये 3 पर्वों में विभक्त है। प्रथम पर्व जो कि दिशाहारा, जब हमने इस रचना का नाम बताया था आवारा मसीहा, तो आवारा को परिभाषित करते हुए ये विष्णु प्रभाकर जी ने कहा कि आवारा कौन है? उसके पास गुण है, संवेदनशील है, सब कुछ है, लेकिन दिशाहीन है। उसी को आवारा लोग समझते हैं। लेकिन वही आवारा एक बार मसीहा, यानी एक समय आता है कि पीड़ितों का, मानवता से जो पीड़ित, मानवता के पीड़ित इतिहास का किनारा लगाने वाला बन जाता है, मसीहा बन जाता है। तो उनकी यात्रा शुरू कैसे होती है? किसी कारण स्कूल की आधी छुट्टी हो गई थी। घर लौटकर गांगुलियों के नवासे शरत ने अपने मामा सुरेंद्र से कहा, चलो पराने बाग में घूम आए। यानी गांगुली के परिवार में जो है, वहाँ पे आए थे ये अपने मामा के यहाँ गर्मियों की छुट्टी में। और शरत ने कहा, अपने मामा, उनके मामा थे सुरेंद्र हमजोली, तो मामा सुरेंद्र से कहा, चलो एक काम करते हैं, पराने बाग में घुमाते हैं। उस समय खूब गर्मी पड़ रही थी, फल-फूल का कहीं पता नहीं था, लेकिन घनी छाया के नीचे निस्तब्धता में समय काटना बहुत अच्छा लगता था। वह अब यहाँ से चला जाएगा। इस बात से शरद का मन बहुत भारी था, लेकिन कहता है वह किसी से नहीं। मतलब उसे आया था, बहुत अच्छा लग रहा था मामा के यहाँ भागलपुर, लेकिन उसे ये था कि छुट्टी खत्म होगी, चले जाएंगे। चुपचाप वो सुरेंद्र के साथ घर से निकल पड़ा। नाते में मामा और आयु में छोटे होने पर दोनों धीरे-धीरे मित्रता के बंधन में गहराते जा रहे थे। बाग में पहुंचकर पेड़ों के पास घूमते-घूमते मानो मन ही मन उनसे विदा लेने लगा। शायद वो सोच रहा था कि अब वो वापस आना चाहे भी तो नहीं आ सकता। जैसा कि उसका स्वभाव था, सहसा वो कूदकर एक पेड़ की डाल पर बैठ गया और बातें करने लगा। इन बातों का कोई अंत नहीं था, कोई सूत्र भी नहीं था। विदा के सुख को छिपाने के लिए मानो वह कुछ न कुछ कहते रहना चाहता हूँ। बोला, तू दुखी ना हो, हम फिर मिलेंगे और बीच-बीच में तो मैं आता ही रहूँगा। आओगे? क्यों नहीं आऊँगा? भागलपुर क्या मुझे कम अच्छा लगता है? घाट के टूटे स्तूप से गंगा में कूदने में कितना मज़ा आता है, और उस पार वह जो झाऊ का वन है, उसे क्या भूल सकूँगा? वह मुझे पुकारेगा और मैं चला आऊँगा। फिर दीर्घ निश्वास लेकर बोला, ओह! कितनी प्यारी जगह है ये भागलपुर। देख लेना, मैं अवश्य आऊँगा। 2 क्षण तक दोनों में से कोई नहीं बोला। फिर सहसा शरत ने कहा, पेड़ पर चढ़ना बड़ा ज़रूरी है। मान लो किसी वन में जा रहे हो, हठात संध्या का अंधकार फैल गया और चारों ओर से ही हिंसक पशुओं की आवाज़ें उठने लगी। तभी यदि पेड़ पर चढ़ना ना आया, तो महाविपत आ जाएगी। सुरेंद्र ने पूछा, अगर गिर पड़े तो? शरत ने कहा, गिरेगो क्यों? वहाँ और ऊपर चढ़ गया। एक कपड़े से कमर को पेड़ की एक मोटी शाखा से बांधा और लेट गया। बोला, इस तरह सोकर रात काटी जा सकती है। नाना के घर रहते शरद को लगभग 3 वर्ष हो गए थे। यहाँ पे रहते हुए नाना के घर 3 वर्ष हो गए थे। इसमें पहले भी वह माँ के साथ जो है कई बार अपने नाना के यहाँ आ चुका है, लेकिन सबसे बड़ी बात है, जब वो पहली बार अपनी माँ के साथ यहाँ आया था अपने नाना के यहाँ, तो नाना नानियों ने उस पर धन और अलंकारों की वर्षा की थी। नाना केदारनाथ, यानी इनके केदारनाथ नाना है, और उन्होंने कमर में सोने की तगड़ी पहनाई थी। उसे गोद में उठाया था। उस परिवार में इस पीढ़ी का पहला लड़का था वो। लेकिन 3 वर्ष पहले का ये आना कुछ और ही था। उसके पिता श्री मोतीलाल यायावर प्रकृति के स्वप्नदर्शी व्यक्ति थे। जीविका का कोई भी धंधा उन्हें कभी बात कर रख नहीं सका। दासता के बंधन में वो कभी बंधे नहीं, और कुछ दिन उसमें कोई भी काम में मन लगाते तो कहीं पे भी बहस हो जाता, फिर वो छोड़ देते, फिर वो लिखना पढ़ना बैठ जाते। कहानी, उपन्यास, नाटक सभी कुछ लिखने का शौक था। चित्रकला में भी रुचि थी। सौंदर्य बोध भी कम नहीं था उनके अंदर। सुंदर कलम में नया नीब लगाकर बढ़िया कागज पर मोती जैसा अक्षरों में लिखते थे। परंतु दिक्कत कहाँ थी? वो कभी भी कोई रचना पूरा ही नहीं करते थे। एक बार तो वो बच्चों के लिए भारतवर्ष का एक विशाल मानचित्र तैयार करना चाहते थे। शुरू भी कर दिया, परंतु तभी मन में एक प्रश्न जाग आया, क्या इस मानचित्र में हिमालय की गरिमा का ठीक ठीक अंकन हो पाएगा? फिर किसी भी तरह वह काम आगे ही नहीं बढ़ा। इसी तरह मोतीलाल की सारी कला साधना व्यर्थता में ही सफल हुई। परिवार का भरण पोषण उनके लिए असंभव हो गया। ये देखकर शरद की माँ कौन थी? शरद की माँ भुवन मोहिनी, यानी केदारनाथ की पुत्री भुवन मोहिनी, शरद की माँ
उसने पहले तो पति को बहुत कुछ कहा सुना, फिर अपने पिता केदारनाथ से याचना की कि एक दिन सबको लेकर वो भागलपुर आ गई। मोतीलाल एक बार फिर घर जवाई होकर यहाँ पे रहने लगे। अब भागलपुर आने पर जो है शरद को यहाँ पे दुर्गाचरण एमई स्कूल की छात्रवृत्ति क्लास में भर्ती कर दिया गया। नाना स्कूल के मंत्री थे, इसलिए बालक की शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई इसकी किसी ने खोज खबर नहीं ली। अब तक उसने केवल बांधोदय ही पढ़ा था। यहाँ उसे पढ़ना पड़ा सीता वनवास, चारुपाठ, सद्भाव, सद्गुरु, प्रकांड, व्याकरण। ये केवल पढ़ जाना ही नहीं था, बल्कि स्वयं पंडित जी के सामने खड़े होकर प्रतिदिन परीक्षा भी देना होता। इसलिए ये बात निसंकोच कही जा सकती है कि बालक शरद का साहित्य से प्रथम परिचय आंसू के माध्यम से हुआ होगा, क्योंकि कड़ाई उसके घर में बहुत ज्यादा था। उस समय वह सोच भी नहीं सकता था कि मनुष्य का दुख पहुंचाने के अलावा भी साहित्य का कोई उद्देश्य हो सकता है। लेकिन शीघ्र ही वह ये समझ गया कि वह क्लास में बहुत पीछे है, ये बात वह सही नहीं कर सकता। तो उसने परिश्रम पूर्वक पढ़ना शुरू कर दिया और देखते देखते बहुतों को पीछे छोड़कर आगे निकल गया। नाना लोग कई भाई थे और संयुक्त परिवार में एक साथ रहते थे, इसलिए मामाओं और मौसियों की संख्या काफी थी। उनमें छोटे नाना अघोरनाथ का बेटा मणिंद्र उसका सहपाठी था। यानी इसके पहले हमने देखा कि सुरेंद्र भी इनके मामा ही लगते, और इनका सहपाठी कौन था? मणिंद्र। यहाँ पे नाम ध्यान रखना है आपको कि जो इनके छोटे नाना थे, इनके नाना तो केदारनाथ थे, लेकिन छोटे नाना अघोरनाथ, अघोरनाथ का बेटा मणिंद्र, मणि जिसको मणि कहते हैं, तो मणिंद्र इनका सहपाठी था। उन दोनों को घर पढ़ाने के लिए नाना ने, यानी मणिंद्र को और जो है शरद को पढ़ाने के लिए अक्षय पंडित को नियुक्त कर दिया गया था कि इन लोगों को पढ़ाना है। वे मानो यमराज के सहोदर थे, यानी दो ये यमराज के सहोदर जैसे थे। मानते थे कि विद्या का निवास जो है गुरु के डंडे में है। जो अक्षय पंडित है, इन लोगों की ऐसी पिटाई करते पढ़ाते पढ़ाते कि बीच में सिंह गर्जना के साथ साथ रुदन की करुण ध्वनि भी सुनाई पड़ती। इस विद्या अध्ययन के समय धरातल जो शरारत कम नहीं होता था इन लोगों का। शरद यहाँ भी मतलब कि बहुत ही आगे था शरारत करने में। उस दिन तेल के दिए के चारों ओर बैठकर सब बच्चे पढ़ रहे थे और बरामदे में निवाड़ के पलंग पर लेटे हुए नाना सुन रहे थे। सहसा ये बोल उठे, क्यों पुराना पाठ याद कर रहे हो? आज नया पाठ नहीं पढ़ा क्या? नहीं। क्यों, पंडित जी नहीं आए? उन्हें बुखार आ गया है। बस नाना ने घर के सेवक मुसाई को पुकारा, मुसाई लालटेन जलाओ, पंडित जी को बुखार आ गया है, देखने जाना है। वे स्कूल के मंत्री ही नहीं, समाज के नेता भी थे इनके नाना। मनुष्य के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए इसमें वे आदर्श माने जाते थे। उनके जाते ही शरद ने घोषणा की कि कैट इज आउट। अब देखिए ये क्या कहते हैं, कैट इज आउट, लेट माउस प्ले। और तुरंत ही संवेद गान का ये स्वर वहां गूंज उठता है, डांस लिटिल बेबी, डांस अफाई, नेवर माइंड बेबी, मदर इज नाई, Crow and के पार and crow, there little baby, there you go, up to the ceiling, up to the ground, backward and forward, round and round, dance little baby and mother will sing मैरली मैरली डिंग डिंग। एक उत्साही बालक ने तो इसका तुरंत अनुवाद भी कर दिया। खुशी से ताक धिना धिन। एक दिन न जाने कहाँ से एक चमगादड़ बच्चों के सिर पर आकर मंडराने लगा। छोटा मामा जो देवी था वो सोया था, क्योंकि नाना भी सो गए थे, तभी बाकी बच्चे पढ़ ही रहे थे। चमगादड़ को देखकर मणि और शरद के हाथ खुजलाने लगे। लाठियां लेकर वे जो है उसे पकड़ने दौड़े। फिर जो युद्ध मचा उसमें चमगादड़ तो जंगल से होकर निकल गया, लेकिन लाठी दीवे में जा लगी। चादर पर तेल फैलाता हुआ वो बुझ कर गिर पड़ा। ये देखकर मणि और शरद दोनों चुपचाप वहां से पलायन कर गए। नाना की आंखें खुल गई। उन्होंने पूछा मुसाई से, बत्ती कैसे बुझ गई? अब दिया सलाई जैसे ही उसने जलाया तो देखा कि मणि और शरद तो खाना खाने गए हैं, लेकिन वहां पे देवी ही है। तो उन्होंने कहा देवी ने बत्ती गिरा दी। अब इनके यहाँ पे कोई क्षमा नहीं मिलता था, अपराध की कोई क्षमा नहीं होती थी। तो केदारनाथ जो थे इनके नाना, उन्होंने देवी का कान पकड़ा, और देवी की गलती भी नहीं था, गलती मणि और उसका था, शरद का। अब और मुसाई से कहा इसे ले जाकर अस्तबल में बंद कर दो। अगले दिन मामा को प्रसन्न करने के लिए गहरी रिश्वत देनी पड़ी, लेकिन देवी पर माँ सरस्वती की कम कृपा थी। शरद के बड़े मामा जो थे, यहाँ पे जो शरद के बड़े मामा थे ठाकुरदास, तो शरद के बड़े मामा ठाकुरदास सभी बच्चों की शिक्षा की देखभाल करते। वे ही गांगुली परिवार के कट्टर और कठोरता के सच्चे प्रतिनिधि थे, ठाकुरदास। उस दिन क्या हुआ, मोतीलाल बच्चों को लेकर गंगा के किनारे, यानी इनके पिता जो है बच्चों को लेकर गंगा के किनारे घूम रहे थे कि अचानक ठाकुरदास आ निकले। उनकी दृष्टि में यह अक्षम अपराध था। उन्होंने बच्चों को तुरंत परीक्षा के लिए प्रस्तुत होने का आदेश दिया। किसी तरह मणि और शरद तो मुक्ति पा गए, लेकिन देवी ने जगन्नाथ शब्द का संधि विच्छेद जगड़धन्नाथ कर दिया।
अब भैया इस अपराध का दंड पीठ पर चाबुक खाना ही नहीं था, अस्तबल में बंद होना भी था। परंतु शरद पर इन बातों का कोई असर ही नहीं पड़ता। यहाँ तक कि स्कूल में भी दुष्टता करने से वो बाज नहीं चूकता। अक्सर स्कूल में वहाँ की गड़ी समय से आगे कर देता। इसको ठीक करके चलाने का भार वैसे अक्षय पंडित पर था, जो उनको पढ़ाने आते। लेकिन 2 घंटे खूब जमकर काम करने के बाद तम्बाकू खाने की इच्छा उनकी होती, तो स्कूल के सेवक के जगुआ की पानशाला में चले जाते। इसी समय शरद की प्रेरणा से दूसरे छात्र घड़ी को 10 मिनट आगे कर देते, और कई दिन तक जब तक उनकी चोरी नहीं पकड़ी गई तो सहसा उनकी साहस और बढ़ गए। वे घड़ी घड़ी को आधा घंटा आगे करने लगे। इसके बाद कभी कभी वो 1 घंटा जो है वो भी आगे कर देते। उस 3 दिन का समय होने पर उसमें 4 बजे थे। अभिभावकों के मन में संदेह होने लगा, लेकिन पंडित जी ने उत्तर दिया, मैं स्वयं घड़ी की देखभाल करता हूँ, कैसे आगे होगा। उत्तर उन्होंने दे दिया, लेकिन शंका तो उनके मन में भी था। इसलिए उन्होंने चुपचाप इस रहस्य का पता लगाना चाहा। एक दिन वो पानशाला से जल्दी आ गए। अब देख रहे हैं कि सारे बच्चे एक दूसरे के ऊपर पीठ पे कंधे पे चढ़े हुए हैं, और जैसे ही उनको देखे सब भाग लिए। शरद वहां शांत होकर खड़ा रहा। कहा पंडित का पैर छू के कि मुझे कुछ नहीं मालूम, यही लोग कुछ किए होंगे। उस समय तो उसकी मुख भंगी को देखकर कौन अविश्वास कर सकता था, भोला भाला बालक है। अपने असीम साहस और समझबूझ के कारण जिस प्रकार वह घर में मामा लोगों की दल का दलपति बन जाता था, वैसे ही स्कूल के विद्यार्थियों के नेतृत्व का भार भी अनायास ही उसके कंधों पर था। उसके शौक भी बहुत ज्यादा थे। उसके एक शौक में तितली उद्योग का शौक था। नाना रूप रंग की अनेक तितलियों को उसने काट के बक्से में रखा था, बड़े यत्न से उनकी देखभाल करता, उनकी रुचि के अनुसार उनको भोजन वगैरह खिलाना, ये सभी भी करता था। उनके युद्ध का प्रदर्शन भी होता। उसी प्रदर्शन के कारण उसकी सभी साथी उसकी सहायता करके अपने को धन्य मानते। उसमें न केवल परिवार के या दूसरे बड़े घरों के बालक थे, बल्कि घर के नौकरियों के बच्चे भी होते। उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता। ये बच्चे भी उसे प्रसन्न करके अपने को कृतार्थ मान अनुभव करते। अपने उपवन में उसने अनेक प्रकार के फूल, गांछ और लता गुल्म लगाए थे। ऋतु के अनुसार जूही, बेला, चंद्र मल्लिका, गेंदा आदि के फूल खिलते और दलपति सहित सभी बच्चे गदगद होते। इस उपवन के बीच में गड्ढा खोदकर एक तलैया का निर्माण भी उसने किया था। उस पर टूटे शीशे का आवरण था। साधारणतः उस पर मिट्टी लीप देता, परंतु कोई विशिष्ट व्यक्ति देखने आता तो मिट्टी हटाकर उसे चत्ती कर देता। लेकिन ये सब कार्य उसे लुक छिप कर करने पड़ते थे, क्योंकि नाना लोग इन्हें पसंद नहीं करते थे। उनकी मान्यता थी कि बच्चों को केवल पढ़ने का ही अधिकार है। प्यार, आदर और खेल से उनका जीवन नष्ट हो जाता है। सवेरे स्कूल जाने से पहले घर के बरामदे में उन्हें चिल्ला चिल्ला कर पढ़ना चाहिए, और संध्या को स्कूल से लौटकर रात के भोजन तक चंडी मंडप में दीवे के चारों ओर बैठकर पाठ का अभ्यास करना चाहिए। यही गुरुजनों की प्रीति पाने का गुर था। जो नियम तोड़ता था उसे आयु के अनुसार दंड मिलता था। कोई नहीं जानता था कि न जाने कब किसको घंटों तक एक पैर पर खड़े होकर आंसू बहाने पड़े। इस अनुशासन के बीच खेलने का अवकाश पाना बड़ा कठिन था, परंतु आंखों में धूल झोंकने की कला में शरत निष्णात था। छात्रवृत्ति की परीक्षा पास करने के बाद जब वह अंग्रेजी स्कूल में भर्ती हुआ, तब भी उसकी प्रतिभा में जरा भी कमी नहीं हुई। गांगुली परिवार में पतंग उड़ाना वैसे ही वर्जित था जैसे शास्त्र में समुद्र यात्रा। परंतु शरत था कि पतंग उड़ाना, लट्टू घुमाना, ये सब तो उसे बहुत पसंद था। नीले आकाश में कैसे नृत्य करते हैं पतंग, वो देखकर दल के दूसरे सदस्यों के हृदय नाच उठते। आकाश माझा विश्व विजयी था वो। वह ऐसा पेच मारता कि विरोधी के पतंग कटकर धरती पर आ जाते। शून्य में लट्टू घुमाकर उसे हथेली पर कैसे लपक लेना है। बाग से फल चुरा की कला में वो बहुत ही ज्यादा निष्णात था। मालिक लोग संदेह करते, पेड़ पर लगे अमरूदों की गिनती भी वे रखते, लेकिन वो डाल डाल तो वो पात पात। कथा शिल्पी शरदचंद्र के सभी प्रसिद्ध पात्र, चाहे देवदास है, श्रीकांत है, दुर्दांत राम है और सव्यसाची, इन सभी कलाओं में वो निष्णात थे। पता नहीं दुर्दांत राम की तरह इसकी कोई नारायणी भाभी थी या नहीं, यानी जो दुर्दांत राम की नारायणी थी, इनकी भाभी थी या नहीं। निश्चय ही चोरी की शिकायत आने पर उनकी माँ ने उसे कलमुहे को एक पैर पर जरूर खड़ा करके सजा दिया होगा। वह खिलाड़ी था, विद्रोही भी उसे कह नहीं सकते, पर बदमाश वह किसी भी दृश्य नहीं था। भले ही तत्कालीन मापदंड के अनुसार उसे यह उपाधि मिली हो। पिता की तरह उसमें भी प्रचुर मात्रा में सौंदर्य बोध था। पढ़ने के कमरे को खूब सजा कर रखता। चौकी, दावत इत्यादि इत्यादि उसकी पुस्तकें झकझक करती थी। कापियां वह स्वयं करीने से काट कर ऐसे तैयार करता कि देखते ही बनता। स्वभाव से भी वह अपरिग्रही था। दिन भर में वह जितनी गोलियां और लट्टू जीतता, संध्या को वह उन सबको बच्चों को बांट देता। देने में उसे मानो आनंद आता था, लेकिन यह देने का अभिमान का आनंद नहीं था, यह था भार मुक्ति का आनंद। नींद और आहार पर भी उसे अधिकार था। बचपन से ही वह स्वाल्पहारी था। बड़े होने पर कथा शिल्पी शरदचंद्र की बड़ी बहू सबसे अधिक इसीलिए तो परेशान रहती थी। अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते समय उसे अपने शरीर का बड़ा ध्यान रहता था। नाना के घर के उत्तर की ओर गंगा के ठीक ऊपर एक बहुत बड़ा और बदनाम घर था।
कभी वहाँ एक बहुत बड़ा परिवार रहता था, परंतु संयोग से एक के बाद एक कई मृत्यु हो जाने पर ये लोग उसे छोड़कर चले आए। उसके बाद बहुत दिनों तक वह भूतावास बना रहा। अभिभावकों से छुपाकर इसी महल के आंगन में शरत ने कुश्ती लड़ने का अखाड़ा तैयार किया। गोला फेंकने के लिए गंगा के गर्भ से बड़े-बड़े गोल पत्थर ले आए, लेकिन पैरेलल बार की व्यवस्था नहीं हो पाई। पैसे का अभाव जो था, बहुत सोच विचार कर शरत ने आदेश दिया, बांस की बार तैयार की जाए। बांस बस संध्या की झुटपुट में 4-5 लड़के बांस काटने निकल पड़े। झाड़ झंखाड़ों में रगड़ रगड़ कर हाथ पांव लुहान हो गए, पर दलपति की आज्ञा है कि उसी रात को पैरेलल बार तैयार हो जानी चाहिए, और वो हुई भी। अगले दिन दोपहर सब लड़के उत्फुल्ल होकर उस पर झूलने लगे, लेकिन शोर मचाना वहां एकदम मना था। घर के लोग जान न ले, इसलिए लौटते समय ये सब प्राण रक्षा का मंत्र पढ़ते हुए लौटते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि गिर जाने के कारण एक बालक को चोट आ गई। उसके बाद जो कुछ हुआ उसकी कल्पना कर लेना कष्ट साध्य नहीं है। उसका विश्वास था कि तैरने से शरीर बनता है। गंगा घर के समीप ही थी, लेकिन कभी-कभी रूठ कर दूर चली जाती थी। उस वर्ष ऐसा ही हुआ, बीच में छोटे-छोटे ताल बन गए और उनमें लाल-लाल जल भर गया। शरत उस लाल जल में स्नान करने का लोभ कैसे कैसे ले संवरण करे। मणि मामा को साथ लेकर एक दिन वह उसमें कूद ही तो पड़ा, लेकिन उसका दुर्भाग्य उस दिन छोटे नाना अघोरनाथ असमय ही घर घर पे लौट आए। उन्होंने मणि को नहीं देखा तो पूछा, मणि कहाँ है? उस क्षण अघोरनाथ ने जो हुंकार किया उसे सुनकर सब डर गए। उनका यह डर अकारण नहीं था। जैसे ही दोनों बालक नहाकर खुशी खुशी घर लौटे, वैसे ही छोटे नाना सिंह के समान गर्जन करते हुए मणि पर टूट पड़े। घर की नारियों के बार बार बचाने पर भी उसकी जो दुर्गति हुई, उसको ठीक होते होते 5-7 दिन लग गए। लेकिन शरत उस क्षण के बाद वहां नहीं देखा गया। तीसरे दिन जब नाना फिर घोड़े पर सवार होकर काम पर चले गए, तभी वह दिखाई दिया। मामा लोगों ने अचरज से पूछा, तू कहाँ था इतने दिन तक? शरत ने उत्तर दिया, मैं गोदाम में था। क्या खाता था? वही जो तुम खाते। कौन देता? छोटी नानी। जिस समय छोटे नाना मणि को मार रहे थे, उस समय छोटी नानी के परामर्श से शरत घर में जा छिपा था। लेकिन उसे खेलने का जितना शौक था, उतने ही पढ़ने का भी था। वह केवल स्कूल की ही पुस्तकें नहीं पढ़ता था, पिता के संग्रहालय में जो भी पुस्तकें उसके हाथ लग जाती, छिपकर उन्हें पढ़ डालता। वहीं से एक दिन उसके हाथ एक ऐसी पुस्तक लगी जिसमें दुनिया भर के विषयों की चर्चा थी। नाम था संसार कोश। विपद पड़ने पर गुरजनों के दंड से कैसे मुक्ति पाई जाती है, इसका भी एक मंत्र उसमें था। अपने सभी साथियों को उसने ये मंत्र सिखा दिया। मंत्र था ओम व्योम व्योम धू रक्षा स्वाहा। केवल गुरजनों के दंड से मुक्ति पाने की ही नहीं, सांपों को बस में करने का मंत्र भी उसी में मिला। शरद उसकी परीक्षा करने का आतुर उठा। कुछ दिन पहले उसे सांप ने काट लिया था, बड़ी कठिनता से उसके प्राण बचे ही थे, इसलिए वह जन्मजय की तरह नागयज्ञ करने को और भी उत्सुक था। कोश में लिखा था कि एक हाथ लंबी बेल की जड़ किसी भी विषाक्त सांप के फड़ के पास रख देने पर पल भर में वह सांप से नीचे कर निर्जीव हो जाएगा। बड़े उत्साह के साथ उसने बेल की जड़ ढूंढ निकाली। सांपों की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन उस दिन शायद उन्हें यह इस मंत्र का पता लग गया था, इसलिए बहुत खोज करने पर भी कोई सांप नहीं दिखाई दिया। अंत में अमरूद के एक पेड़ के नीचे मलबे में एक गोखुर सांप के बच्चे का पता लग गया। खुशी से भरकर शरत अपने दल सहित वहां जा पहुंचा और उसे बाहर निकलने को छेड़ने लगा। बालकों के इस अत्याचार से क्षुब्ध होकर सांप के उस बच्चे ने अपना फण उठा लिया। शरद इसी क्षण की राह देख ही रहा था। तुरंत आगे बढ़कर बेल की जड़ उसके सामने कर दी। विश्वास था कि अभी वह सांप सिर नीचा करके सबसे क्षमा प्रार्थना करेगा, लेकिन इस तेज होना तो दूर, वह बच्चा बार बार उस जड़ को डसने लगा। ये देखकर बालक भयातुर हो उठे। तब मणि मामा कहीं से लाठी लेकर आए और उन्होंने सनातन रीति से उस बाल सर्प का संहार कर डाला। ऐसा लगता है तब तक शरद की भेंट जो है वो विलासी की मृत्युंजय से नहीं हुई थी। जड़ दिखाने से पूर्व एक काम और भी तो करना होता है। जिस सांप को जड़ी दिखाकर भगाना हो, पहले उसका मुंह गर्म लोहे की सीख से कई बार दाग दो, फिर उसे चाहे जड़ी दिखाई जाए या कोई भी मामूली सीख, उसे भागकर जान बचाने की हो सूझेगी। श्रीकांत और विलासी आदि अपनी रचनाओं में कथा शिल्पी शरदचंद्र ने इस विद्या की अच्छी चर्चा की है। इन शरारतों के बीच कभी कभी यह भी देखा जाता कि दलपति गैर हाजिर हैं। पुकार उठती है, कहाँ गए सरद्दा? यही तो थे, कहाँ थे? कुछ पता न लगता, परंतु जब खोज खोज कर सब थक जाते, ना जाने कहाँ से आकर वो स्वयं हाजिर हो जाता। बच्चे उसे घेर लेते और पूछते, कहाँ चले गए थे? तो कहता, तपोवन। ये तपोवन कहाँ है, हमें भी दिखाओ। उसने किसी को भी तपोवन का पता नहीं बताया, लेकिन सुरेंद्र मामा से उसकी सबसे अधिक पड़ती थी। शायद इसीलिए कि सुरेंद्र ने उसकी माँ का दूध पिया था। वह अभी छोटा ही था कि उसकी माँ के फिर
संतान होने की संभावना दिखाई दी। उधर शरद का छोटा भाई सैसों में ही चल बसा था। तब उसकी माँ ने सुरेंद्र को अपना दूध पिलाकर पाला था, इसलिए बहुत अनुनय विनय करने पर एक दिन वह उसको साथ लेकर तपोवन गया। जाने से पूर्व उसने सुरेंद्र से कहा, मैं तुझे वहां ले तो चलूंगा, परंतु तू सूर्य, गंगा और हिमालय के साक्षी करके प्रतिज्ञा करके किसी और को इस स्थान का पता नहीं बताएगा। सुरेंद्र बोला, मैं सूर्य को साक्षी करके प्रतिज्ञा करता हूँ कि किसी और को इस स्थान के बारे में नहीं बताऊंगा। मैं गंगा का साक्षी, मैं हिमालय का साक्षी करता हूँ। अब चल। घोष परिवार के मकान के उत्तर में गंगा के बिल्कुल पास ही एक कमरे के नीचे नीम और करौदे के पेड़ों ने उस जगह को घेर कर अंधकार सा आच्छन्न कर रखा था। नाना लताओं ने उस स्थान को चारों ओर से ऐसे ढक लिया था कि मनुष्य का उसमें प्रवेश करना बड़ा कठिन था। बड़ी सावधानी से एक स्थान की लताओं को हटाकर शरद उसके भीतर गया। वह थोड़ी सी साफ सुथरी जगह थी। हरी हरी लताओं के भीतर से सूर्य की उज्जवल किरणें छन छन कर आ रही थी। उनकी करण सुनग्ध हरित प्रकाश फैल गया। ये देखकर आंखें जुड़ाने लगी और मन गदगद होकर मानो किसी स्वप्न लोक में पहुंच गया हो। एक बड़ा सा पत्थर वहां रखा था, उसके ऊपर बैठकर शरद ने सुरेंद्र को बुलाया, आ। सुरेंद्र ने डरते डरते पास जा बैठा। नीचे खरस्रोता गंगा बह रही थी। दूर उस पार का दृश्य साफ साफ दिखाई दे रहा था। मन मन शीतल पवन की मृदु हिलोरें शरीर को पुलक कर रही थी। सुरेंद्र ने मुग्ध होकर कहा, ये जगह तो बहुत सुंदर है। शरद बोला, हाँ, इस जगह आकर बैठना मुझे बहुत अच्छा लगता है। न जाने क्या क्या करता हूँ, बड़ी बड़ी बातें सब यही दिमाग में आती हैं। सुरेंद्र ने कहा, सचमुच ऐसा लगता है कि जैसे तपोवन में आ गया हूँ। आज समझाऊं कि ये बार तुमने अंक गणित में 100 कैसे हासिल किए। न जाने कितनी बार वह इस पवित्र मौन एकांत में आकर बैठा होगा। दूर से आती बच्चों की शरारतों की आवाजें गंगा की कलकल ध्वनि में मिलकर एक रहस्यमय वातावरण का निर्माण करती। प्रकृति का सौंदर्य जैसे उसके थके मन को सहलाता और तब उसके मन ही मन प्रतिज्ञा की होगी, मैं सूर्य, गंगा और हिमालय का साक्षी करके प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं जीवन भर सौंदर्य की उपासना करूंगा, कि मैं जीवन भर अन्याय के विरुद्ध लड़ूंगा, कि मैं कभी छोटा काम नहीं करूंगा। उसने अनुभव किया होगा कि घर में एकांत नहीं है, जरा सी ध्वनि मस्तिष्क में प्रतिध्वनि पैदा करती है और उभरते हुए चित्त को धुंधला कर देती है। तभी उसने इस तपोवन को ढूंढ निकाला होगा। लेकिन उसने अंक गणित में ही 100% अंक नहीं पाए थे। अंग्रेजी स्कूल के प्रथम वर्ष में उसने परीक्षा में प्रथम स्थान भी पाया था। हुआ ये कि छात्रवृत्ति की परीक्षा पास करने के बाद अंग्रेजी पढ़ने के लिए उसे नीचे की कक्षा में दाखिल होना पड़ा, इसलिए दूसरे विषय उसके लिए सहज हो गए और वह बीच में ही एक वर्ष लाख कर ऊपर की कक्षा में पहुंच गया। इन सब बातों से जहां मित्रों में अच्छी उसकी प्रतिष्ठा थी, वहां गुरुजन भी आश्वस्त हो गए। स्कूल में एक छोटा सा पुस्तकालय भी था, वहीं से लेकर उसने उस युग के सभी प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं पढ़ डाली। युग संधि के उस काल में जब कर्ता लोग चंडी मंडप में बैठकर चौपड़ को लेकर शोर मचाते, तब किशोर वय के लोग चोरी चोरी बंकिम रविंद्र की पुस्तकों को पन्ने पलटते। लेकिन शरद केवल पढ़ता ही नहीं था, उसको समझने और आसपास के वातावरण का सूक्ष्म अध्ययन करने की सहज प्रतिभा भी उसमें थी। वह हर वस्तु को करीब से देखता था। उस दिन अवकाश प्राप्त अध्यापक अघोरनाथ अधिकारी स्नान करने के लिए गंगा घाट की ओर जा रहे थे। कपड़े उठाए पीछे पीछे चल रहे थे तो शरद एक टूटे हुए घर के भीतर से एक स्त्री के धीरे धीरे रोने का करुण स्वर सुनाई दिया उसे। अधिकारी महोदय ठिठक गए, बोले, ये कौन रोता है, क्या हुआ इसे? शरद ने उत्तर दिया, मास्टर मुसाई इस नारी का स्वामी अंधा था। लोगों के घरों में काम काज करके ये उसको खिलाती थी। कल रात इसका वह अंधा स्वामी भी मर गया। वो बहुत दुखी है। दुखी लोग बड़े आदमियों की तरह दिखाने के लिए जोर जोर से नहीं रोते। उनका रोना दुख से विदीर्ण प्राणों का कंदन होता है। मास्टर मुसाई, यह सचमुच का रोना है। छोटी आयु के बालक से रोने का इतना सूक्ष्म विवेचन सुनकर अघोर बाबू विस्मित हो गए। वे कलकत्ता रहते थे। लौटकर उन्होंने अपने एक मित्र से इस घटना की चर्चा की। मित्र ने कहा, जो रुदन के विभिन्न रूपों को पहचानता वो साधारण बालक तो नहीं, बड़ा होकर वह निश्चय ही मनमस्तत्व के व्यापार में प्रसिद्ध होगा। लेकिन गांगुली परिवार में उसकी इस सहज प्रतिभा को पहचानने वाला कोई नहीं था। इस घोर आदर्शवादी परिवार में केवल एक ही व्यक्ति ऐसा था जिस पर नवयुग की हवा का कुछ प्रभाव था। वे थे केदारनाथ के चौथे भाई अमरनाथ। केदारनाथ के जो चौथे भाई अमरनाथ थे, वे शौकीन तबीयत के थे, कबूतर पालते थे और उस युग में कंघा, सीसा और बुश इत्यादि का प्रयोग करते थे। सिर पर अंग्रेजी फैशन के बाल भी रखते थे। घर के बालक उनके इस रूप पर मुग्ध थे। मुग्ध होने का एक और भी कारण था। दफ्तर से लौटकर वे रोज उन्हें कुछ ना कुछ देते थे, जैसे पिपरमिंट की गोलियां इत्यादि। लेकिन इसी कारण बड़े भाई उनसे अप्रसन्न थे और इसी कारण एक दिन चोटी रखकर शेष बाल उन्हें कटा देने पड़े थे। पढ़ने में भी उनकी रुचि कम नहीं थी। बंकिम चंद्र के बंग दर्शन का प्रवेश उन्हीं के द्वारा गांगुली परिवार में हो चुका था। ये बंग दर्शन बंगला साहित्य में नवयुग का सूचक था। गांगुली लोगों के हाली शहर से बंकिम चंद्र का कांठाल पाड़ा दूर नहीं था। उस गांव की एक लड़की इस परिवार में वधू बनकर भी आई थी, लेकिन घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध।
बंकिम चंद की यहाँ तनी भी प्रतिष्ठा नहीं थी। नवयुग के संदेशवाहक होने के नाते इस कट्टर परिवार में अगर थी तो थोड़ी बहुत अप्रतिष्ठा ही थी। लेकिन फिर भी अमरनाथ चोरी छिपे बंग दर्शन लाते थे। उनसे यह भुवन मोहिनी के द्वारा मोतीलाल के पास पहुंचाता था और वहां से कुसुम कामिनी की बैठक में। दुर्भाग्य से अमरनाथ बहुत दिन जी नहीं सके। बच्चों को अपार व्यथा में डुबोकर वो छोटी आयु में ही स्वर्गवासी हो गए। उनकी कमी किसी सीमा तक मोतीलाल और कुसुम कामिनी ने पूरी की। कुसुम कामिनी सबसे छोटे नाना अघोरनाथ की पत्नी थी। छात्रवृत्ति परीक्षा पास करके स्वयं उन्होंने ईश्वरचंद विद्यासागर के हाथों से पारितोषिक पाया था। जैसा कि होता आया है, तभी भी स्त्रियों का मुख्य कार्य था रसोई का जुगाड़ू करना। तो घर गृहस्थी के दूसरे कार्य संभालती। उससे समय बचा तो जीवन को जीवंत बनाने के लिए वह कलह करना या सोना, फिर जागने पर परनिंदा में रस लेना। लेकिन कुसुम कामनी यह सब नहीं कर पाती थी। जिस दिन उनकी रसोई बनाने की बारी नहीं होती थी, उस दिन उनकी बैठक में एक छोटी मोटी गोष्ठी होती थी। उसमें वह स्वयं बंग दर्शन के अतिरिक्त मृणालिनी, मीरांगना, ब्रिजांगना, मेघनाद वध और नील दर्पण पढ़कर सुनाती। उनका स्वर और पढ़ने की शैली इतनी मर्मस्पर्शी थी कि सभी निष्पन्द हो उठते। बालक शरद आश्चर्य और आदर से भरकर सोचता कि लेखक भी कितना असाधारण व्यक्ति होता है। संभवतः उसके मन में तब लेखक बनने की बात नहीं उठी थी, पर उसने लेखक को मनुष्य से ऊपर अवश्य माना था। यह उसके उपार्जन करने का युग था, लेखक बनने का नहीं। इस गोष्ठी में उसने साहित्य का पहला पाठ पढ़ा था और फिर बहुत दिन बाद पढ़ी बंग दर्शन में कवि गुरु की युगांतकारी रचना आंख की किरकिरे। पढ़कर उस किशोर को जो गहरे आनंद की अनुभूति हुई, उसको ना वह किसी से बता पाया, न जीवन भर भूल पाया। अब तक उसका मन भूत प्रेत की कहानियों से ही आतंकित रहा। इस नए जीवन दर्शन ने उसे प्रकाश और सौंदर्य के एक नए जादू भरे संसार में पहुंचा दिया। जैसे पुस्किन की रचना पढ़ने के बाद टॉल्स्टॉय पुकार उठे थे, मैं पुस्किन से बहुत कुछ सीख सकता हूँ, वो मेरे पिता हैं, वे मेरे गुरु हैं। वैसे ही शरत ने कहा होगा, मैं उनसे बहुत कुछ सीख सकता हूँ, वे आज से मेरे गुरु हुए। और सचमुच शरत जीवन के अंतिम क्षण तक उन्हें अपना गुरु ही मानता रहा। वास्तव में मणि शरत की शिक्षा का आदि पूर्व कुसुम कामनी की पाठशाला में ही शुरू हुआ था। पाठ्य पुस्तक का क्रम समाप्त होने पर साहित्य की बारी आती थी। सहसों से लेकर यवन के प्रारंभ होने तक इस क्रम में कोई व्यवधान नहीं पड़ा। अपराजीय कथा शिल्पी शरद चंद्र के निर्माण में कुसुम कामनी का जो योगदान है, उसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। इसी गोष्ठ में अचानक एक दिन क्रांति हो गई। एक नए स्रोत से आकर उस दिन रविन्द्रनाथ की कविता प्रकृति पर प्रतिशोध का स्वर गूंज उठा। पढ़ने वाले थे उसी परिवार के एक व्यक्ति। वे बाहर रहकर पढ़े थे। इस परिवार में वर्जित संगीत और काव्य में उनकी दिलचस्पी थी। उस कविता को सुनाने के लिए उन बंधु ने परिवार की सभी नारियों को इकट्ठा किया। किसने कितना समझा पता नहीं, लेकिन शरद की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें छिपाने के लिए वो उठकर बाहर चला गया। नाना की इस परिवार में शरद के लिए अधिक दिन रहना संभव नहीं हो सका। उसके पिता ने उसका पिता जो था, वो न केवल स्वप्नदर्शी था, बल्कि उनमें कई और दोस्त, जैसे हुक्का पीना, बड़े होकर बच्चों के साथ बराबरी का व्यवहार करना, उनकी शरारतों में सदा अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करते। जब उनमें से किसी को गोदाम में बंद करने की सजा मिलती तो वे चुपचाप उन्हें खाना दे आते। जब वे छूटते तो फलों की माला तैयार करते, फूलों की, और उन्हें प्रसन्न कर देते। उनके बनाए कागज के नाना प्रकार के खिलौने बच्चों में बहुत लोकप्रिय थे। बड़े यत्न से वे स्लेट पेंसिल लेकर उन्हें सुंदर अक्षर लिखना सिखाते। उनके लिए गंगा स्नान का प्रबंध कर देते। कैसा आनंद है गंगा में कूदने में, ये बच्चे ही जानते। तभी तो उनके लिए वे मरुस्थल में सौदल के समान थे। उनकी संवेदनशीलता अपरिसीम थी। एक तो घर जमाई, इसके उपरांत कठोर अनुशासन वाले परिवार में ऐसा बर्ताव करना, इसी कारण वहां उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उनका स्वतंत्र व्यक्तित्व जैसे समाप्त हो गया था, जैसे उनके तन मन दोनों को किसी ने खरीद लिया हो। उनका अपना उनके पास कुछ भी नहीं था। काशीनाथ भी तो घर जमाई होकर रहता है, उसे भी मानसिक सुख नहीं। कभी कभी वह ऐसा महसूस करने लगता है जैसे अचानक उसे किसी ने गन पानी की कड़ाही में छोड़ दिया हो। मानो सबने मिलकर सलाह करके उसकी देह को खरीद लिया हो। मानो अब वह उसकी अपनी नहीं रही। फिर भी किसी तरह दिन बीत रहे थे कि अचानक एक दुर्घटना हो गई। केदारनाथ की पत्नी विंध्यवासिनी देवी तांगे में कहीं जा रही थी कि वो उलट गया। उनकी काफी चोट आई। बहुत प्रयत्न करने पर भी भागलपुर में ठीक नहीं हो पाया। डॉक्टर ने कहा इन्हें कलकत्ता ले जाइए। काफी व्यय साध्य बात थी और परिवार की आर्थिक स्थिति तब बिगड़ चुकी थी। भाई अलग अलग रहने लगे थे। उनमें से अमरनाथ की मृत्यु हो ही चुकी थी और उनकी पुत्री विवाह के योग्य थी। पितृहीन कन्या का विवाह देर से होने से अपवाद भी फैल जाता है, उड़ जाता है।
केदारनाथ करे तो क्या करे, एक दिन उन्होंने मोतीलाल को बुलाया, कहा अब तुम्हारा यहाँ रहना संभव नहीं, देवानंदपुर जाकर कोई काम करने का प्रयास करो। मोतीलाल ने सुन लिया, भुवन मोहिनी ने भी सुन लिया। कोई रास्ता नहीं था, शिकवा शिकायत करनी भी तो किससे करती और कैसे करती। इसलिए शरद ने एक दिन पाया कि वह फिर देवानंदपुर लौट आया है। लेकिन लौट आने से पूर्व उसका परिचय गांगुली परिवार के पड़ोस गे रहने वाली मजूमदार परिवार के राजू से हो चुका था। वह परिचय अनायास ही नहीं हो गया था, इसके पीछे प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्धा का काफी बड़ा इतिहास है। श्याम वर्ण स्वस्थ चेहरा, आजान बाहु, मुख पर चेचक के समान निशान, शरीर में जितनी शक्ति मन में उतना ही साहस। ऐसे राजेंद्र नाथ उर्फ राजू के पिता रामरतन मजूमदार डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर होकर भागलपुर आए थे। लेकिन मतभेद हो जाने पर उन्हें त्यागपत्र देते देर न लगी। ठीक गांगुली के पास उनका घर था और आस-पास की जमीन को लेकर दोनों परिवारों में काफी मनमुटाव था। उसी समय वहां घना वन था। माता पिता के अनुशासन से पीड़ित बालक किसी वन में शरण ग्रहण करते थे। धूम्रपान, गांजा और चरस के साथ साथ भैंसों का दूध चुराकर शरीर बनाने का काम यहाँ निरंतर चलता। रामरतन मजूदार ने अपने 7 बेटों के लिए 7 कोठियां बनवाई, लेकिन उनके परिवारों में कुछ ऐसी बातें थी जिनके लिए पुरातन पंथी बंगाली समाज उन्हें कभी क्षमा नहीं कर सका। वे लोग चीनी मिट्टी के प्यालों में खाना खा लेते थे, मुसलमान बैरे से कांच के गिलास में पानी लेने और छोटे भाई की विधवा पत्नी से बातें करने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। वे मोजे पहनते, दाढ़ी रखते, क्लब जाते और बातों में दर्शन का पुट लेते। पिता की स्वाधीन चेता परंपरा को राजू ने चरम सीमा तक पहुंचा दिया था। पतंगबाजी के द्वंद्व युद्ध में शरद की तरह वह भी पारंगत था, इसलिए स्वाभाविक रूप से दोनों एक दूसरे को हराने की कामना करते। राजू के पास पैसे का बल था, पतंग का बढ़िया से बढ़िया सरंजाम जुटाने में उसे जरा भी कठिनाई नहीं हुई। लेकिन शरद के पास पैसे कहाँ से आते। उसके दल ने बोतल के कांच को मैदा की तरह पीस कर उसमें नाना उपक्रम मिलाकर मांझा तैयार किया। उस दिन शनिवार था। संध्या होते ही शरद की गुलाबी पतंग धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। ये थी राजू की पतंग। अब द्वंद्व युद्ध आरंभ हो गया। पेच पर पेच लड़ जाने पर दोनों दल अपनी अपनी विजय के लिए उत्तेजित हो रहे थे। वो मारा, वो काटा, ये सब चीजें चल रही थी। लेकिन इसी प्रतियोगिता और संघर्ष के बीच से होकर वे धीरे धीरे एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने लगे। राजू असाधारण प्रवृत्ति का बालक था, अमित साहस, अपूर्व प्रत्युत्पत्ति, सब कार्यों में सफलता प्राप्त करने वाला। शरद की स्थिर, धीर और शांत बुद्धि अभिभावकों के दूर की माटी दीवारों को लांघकर उसे चकित करती रहती और वह उससे मित्रता करने के लिए आतुर होता। आखिर एक दिन सब विघ्न बाधाओं को लाकर दोनों किशोर एक हो गए। राजू जो आयु में बड़ा था, शीघ्र ही शरद के सभी दुसाहसिक कार्यों का मंत्रदाता बन गया। उन दोनों की मित्रता का एक और कारण था संगीत और अभिनय के प्रति दोनों का समान प्रेम। शरद का कंठ बहुत ही मधुर था। बार बार इस मित्रता के संबंध में उसे चेतावनी मिली, पर तत्कालीन सदाचार और अनुशासन क्या कभी उसे बांध कर रख सके। उस परिवार के मुखियों में ऐसा एक भी नहीं था जो उसे प्रेरणा और सराहना के 2 शब्द भी कहता। यही समय तो जीवन के सर्वांगीण विकास का प्रारंभिक काल माना जाता है। तब उसके लिए यह स्वाभाविक ही था कि वह परिवार के बाहर प्रेरणा के स्रोत खोजता, क्योंकि प्रारंभ से उसमें वे गुण विद्यमान थे जो व्यक्ति को महान बनने के अवसर देते हैं। मोतीलाल चट्टोपाध्याय 24 परगना जिले में कांचड़पाड़ा के पास मामूदपुर के रहने वाले थे। उनके पिता वैकुंठ नाथ चट्टोपाध्याय सम्भ्रांत ब्राह्मण परिवार के एक स्वाधीन चेता और निर्भीक व्यक्ति थे और वह युग था प्रबल प्रतापी जमींदारों के अत्याचार का। लेकिन वे कभी उनसे दबे नहीं। उन्होंने सदा प्रजा का ही पक्ष लिया, इसलिए एक दिन उनके क्रोध का शिकार हो गए। सुना गया कि एक दिन जमींदार ने उन्हें बुलाकर किसी मुकदमे में गवाही देने के लिए कहा। उन्होंने उत्तर दिया, मैं गवाही कैसे दे सकता हूँ, उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। जमींदार ने कहा, गवाही देने के लिए जानना जरूरी नहीं है, झूठी गवाही आज भी दी जाती है, उस दिन भी दी जाती थी। लेकिन वैकुंठ नाथ ने साफ इनकार कर दिया। प्रबल प्रतापी जमींदार क्रुद्ध हो गया। कारण कुछ भी हो सकता है। एक दिन अचानक वे घर से गायब हो गए। मोतीलाल तब बहुत छोटे थे। शिशुपुत्र को गोद में चिपकाए बैकुंठ नाथ की पत्नी रात भर पति की राह देखती रही, लेकिन वे लौटे नहीं। सवेरे होते होते एक आदमी ने आकर कहा, बहु माँ अनर्थ हो गया, बैकुंठ नाथ को किसी ने मार डाला, उनका शव स्नान घाट पर पड़ा है। बहु माँ की जैसे चीख निकल गई। हतप्रभ विमुड़ उन्होंने बालक को कसकर छाती से लगा लिया। वह न बोल सकती थी और न बेहोश हो सकती थी। जमींदार का इतना आतंक था कि वह चिल्लाकर रो भी नहीं सकती थी। उसका अर्थ होता पुत्र से भी हाथ धो बैठना। गांव के बड़े बूढ़ों की सलाह के अनुसार उसने जल्दी जल्दी पति की अंतिम क्रिया समाप्त की और रातों रात देवानंदपुर अपने भाई के पास चली आई। कुछ बड़े होने पर मोतीलाल का विवाह भागलपुर के केदारनाथ
गंगोपाध्याय की दूसरी बेटी भुवन मोहिनी से हुआ। उस समय के बहुत सी बंगालियों की तरह केदारनाथ के पिता रामधन गांगोपाध्याय घोर दारिद्र्य से तंग आकर जीविका की तलाश में हाल ही शहर में आकर आप बस गए थे। वे इतने प्रभावशाली और परिश्रमशील थे कि सरकार में ऊंचे पद पर पहुंचने में उन्हें देर नहीं लगी। फिर तो संपन्नता और प्रतिष्ठा दोनों ने ही उनका मुक्त होकर वर्ण किया। लेकिन उस समय विवाह के लिए संपन्नता की जरूरत नहीं होती थी, होती थी कुलीनता और वंश मर्यादा की। मोतीलाल को सदवंश की कुलीन संतान जानकर ही केदारनाथ ने अपनी कन्या उन्हें दी थी। उन्हीं के पास रहकर मोतीलाल ने मैट्रिक की परीक्षा पास की। उसके बाद पढ़ने के लिए पटना कॉलेज गए। चचिया ससुर रघुनाथ उनके सहपाठी थे, लेकिन दोनों के स्वभाव में जरा भी समानता नहीं थी। मोतीलाल घोर अभाव में पले थे, परंतु माँ उनसे बहुत प्यार करती थी, इसलिए बचपन में कोई ठीक दिशा उन्हें नहीं मिल पाई। उन्हें पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, परंतु उससे अधिक शौक था कल्पनाओं में डूबे रहने का। मुझे कल्पना की गोद में सिर रखकर सो जाने दो, मैं उस संसार को देखना चाहता हूँ जिसका यह संसार प्रतिबिंब है। मोतीलाल यही प्रकृति के थे। उसके विपरीत अघोरनाथ थे कर्मठ, खरे और स्पष्टवादी। ऐसी स्थिति में कल्पना प्रिय मोतीलाल से उनकी घनिष्ठता कैसे हो सकती थी। कॉलेज में भी वो बहुत अधिक देर नहीं टिक सके। देवानंदपुर लौटकर कोई नौकरी करने लगे। उन दिनों एंट्रेंस पास के लिए नौकरी पा लेना बहुत कठिन नहीं था। मामा ने अपने घर के पास उन्हें थोड़ी सी जमीन दे दी। कुछ रुपया जोड़कर उन्हें बरामदे सहित 2 कोठरियों का 1 मंजिला दक्षिण द्वारी पक्का घर बनवा लिया। इसी में रहकर वे अपनी गृहस्थी चलाने लगे। मोतीलाल की माँ साहसी गृहिणी थी। उनकी पत्नी शांत प्रकृति, निर्मल चरित्र और उदार प्रीति की महिला थी। वह सुंदर नहीं थी, परंतु वैदुर मणि की तरह अंतर के रूप में रूपसी निश्चय थी। उनके सहज पतिव्रत और प्रेम की छाया में स्वप्नदर्शी यायावर पति की गृहस्थी चलने लगी। यहीं पर 15 सितंबर 1876 ईस्वी को तदनुसार 31 भाद 1283 अश्वनी को ये शुक्रवार की संध्या को एक पुत्र का जन्म हुआ। वो अपने माता पिता की दूसरी संतान था। 1 वर्ष पहले उसकी एक बहन अनिला जन्म ले चुकी थी। माता पिता ने बड़े चाव से पुत्र का नाम रखा शरद चंद्र। तो इनकी बहन अनिला जो थी वो पहले ही जन्म ले चुकी थी और इसके बाद जो है शरद चंद्र। देवानंदपुर बंगाल का एक साधारण सा गांव, हरा भरा ताल तलैया, नारियल और केले के वृक्षों से पूर्ण। मलेरिया की प्रचुरता भी कम नहीं थी, यानी मलेरिया का प्रकोप गांव में रहता था। नवाबी शासन में या फारसी भाषा की शिक्षा का केंद्र था। 150 वर्ष पहले राय गुणाकार कवि भारत चंद्र राय ने फारसी भाषा का अध्ययन करने के लिए अपना कैसर काल यहीं पे बिताया। इसकी गणना प्राचीन सप्तग्रामों में होती थी। तब समृद्ध भी रहा होगा। भारतचंद्र के समय इस गांव में हरि राम राय और रामचंद्र दत्त मुंशी पढ़ाने लिखाने का काम भी करते थे। इन्हीं से उन्होंने फारसी पढ़ी और स्वयं 2 पद लिखकर इन्हें अमर कर दिया। ए तित जनार कात पंचाली प्रबंधे गाथा बुद्धि रूप कैल नाना जना देवानंदपुर ग्राम देवरे आनंद धाम हीरा राम रायर वासना। इसी गांव में शरद का बाल्यकाल अत्यंत अभाव में आरंभ हुआ। माँ न जाने कैसे गृहस्थी चलाती थी, जानती थी कि पति कैसे हैं, उनसे शिकवा शिकायत व्यर्थ है। सार्थक यही कि घर की शोभा बनी रहे। उन्होंने न कभी गहनों की मांग की, न कीमती पोशाक की ही। आत्मोत्सर्ग ही मानो उनका दाय था। जब भागलपुर में वे रहती थी तब चाचाओं के इतने बड़े परिवार में यह उन्हीं का अधिकार था कि सब माओ के बच्चों को अपनी छाती से छिपाकर उनकी देखरेख करे। कौन अब आएगा, कौन जाएगा, किसको क्या और कब खाना है, ऐसे असंख्य प्रश्नों को सुलझाने में मुझे सांस लेने की फुर्सत ही नहीं मिलती। निरंतर आवाज गूंजती रहती थी, कहाँ है भुवन, अरे भुवन बेटी। मोतीलाल मानो आकाश में उड़ने वाले रंगीन पतंग, यानी इनके पिता लेखक के, और उनकी माँ भुवन मोहिनी निरंतर घूमते हुए चक्र के समान सीधी सादी प्रकृति महिला। उसका कोमल मन सबके दुख में द्रवित हो उठता, इसलिए सभी उसको प्यार करते थे। बड़े उसकी सेवा परायणता पर मुक्त थे, छोटे उसके स्नेह के लिए लालायित। सरस साहित्य में खोजने पर ऐसे अनेक चरित्र मिल जाते हैं। माँ का ऋण चुकाने के लिए कथाकार शरद जरा भी तो कृपण नहीं हुआ, लेकिन कैसी भी सरल और उदार नारी हो, पति की आकर्मण्यता उसकी ठेस पहुंचाती ही थी। भुवन मोहिनी बहुत बार क्षुब्ध हो उठती, तब मोतीलाल चुपचाप घर से निकल जाते और देर तक बाहर ही रहते। सुबधा के यानी सुबदा जो थे उनके हारन बाबू की तरह। तो यहाँ पे जो चरित्र ही इनके हारन बाबू हैं, सुबधा के जैसे हारन बाबू निकल जाते, बिल्कुल उसी तरह। शरद जब 5 वर्ष का हुआ तो उसे बकायदा प्यारी पंडित की पाठशाला में भर्ती कर दिया गया। प्यारी पांडोपाध्याय की पाठशाला में जब 5 साल के हुए।
वह शब्दशः शरारती था, प्रतिदिन कोई न कोई कांड करके ही लौटता। जैसे-जैसे वो बड़ा होता गया, उसकी शरारतें भी बढ़ती गई। उस दिन चटाई पर बैठे-बैठे उसने देखा कि पंडित जी चिलम में तंबाकू सजाकर कहीं चले गए। बस ये उठा और चिलम में से तंबाकू हटाकर उसके स्थान पे ईंट के छोटे-छोटे टुकड़े रख दिए। पंडित जी ने लौटकर चिलम में आग रखी और हुक्के पर रखकर गुड़गुड़ाने लगे, लेकिन धुआं तो बाहर आ ही नहीं रहा था। कई बार कोशिश की पर व्यर्थ। तब चिलम को उलट-पलट कर देखा तो पाया कि तम्बाकू के स्थान पे ईंट के टुकड़े हैं। समझ गए ये किस विद्यार्थी का काम है। क्रुद्ध होकर उनसे पूछा, सच बताओ ये किसने रखा? कई क्षण तक कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन जब पंडित जी क्रोध से बार-बार चित्कार करें तो डर के मारे एक लड़के ने शरद का नाम ले लिया। सुनकर वो आग बबूला हो उठे। शरद ने ये देखा तो तुरंत छलांग लगा दी जब वो मारने के लिए उनको लपके, और इतने में वो गिर पड़ा। पंडित जी उसको उठाने लगे और उसी बीच में शरद या जा वाह जा करने लगा। क्रोध से कांपते हुए पंडित जी ने शरद मतलब कि गुस्से में उनके घर पहुंचे। उसकी कहानी सुनकर माँ के क्रोध का भी ठिकाना नहीं रहा। घर लौटने पर उसने शरद को खूब पीटा, बीच-बीच में अपने कपाल पर भी हाथ मारकर कहती, क्या करेगा ये लड़का, कैसे चलेगा इसका काम। लेकिन सास ने उसे समझाया, बहू तू इसे मत मार, एक दिन इसकी मति लौट आएगी और ये बहुत बड़ा आदमी होगा। मैं वो दिन देखने के लिए नहीं रहूंगी, लेकिन तू देख लेना, मेरी बात झूठ नहीं होगी। पंडित जी भी जब कभी उनके पास शिकायत लेकर पहुंचे तब उनसे वह बड़े शांत भाव से यही कहती, पंडित जी न्याड़ा, थोड़ा दुष्ट तो है पर बड़ा होकर भलमानस होगा। पंडित जी स्वयं कई बार उसकी शरारतों को अनदेखा कर देते। एक तो वो पढ़ने में तेज था, दूसरे उनके बेटे काशीनाथ का परम मित्र भी था वो। काशीनाथ उसी स्कूल में पढ़ता था और उसी स्कूल में पढ़ती थी उनके एक मित्र कई बहन। न जाने कैसे शरद की उसे मित्रता हुई। वे अक्सर दोनों एक साथ घूमते हुए दिखाई देते, जितना एक दूसरे को चाहते उतना ही झगड़ा भी करते। नदी या तालाब पर मछली पकड़ना, नाव लेकर नदी में सैर करना, बाग से फल चुराना, पतंग का सरंजाम तैयार करना, वन जंगल में घूमना, इन सब प्रकार के बाल सुलभ कामों में वह बालिका शरद की संगनी थी। असली नाम उसका क्या था किसी को नहीं पता, परंतु सुविधे के लिए लोग उसे धीरू कहते थे। धीरू को एक शौक था, करौंदी की ऋतु आई तो वह उनकी माला तैयार करती और शरद को भेंट कर देती। शायद माल्यार्पण का अर्थ वह तब तक नहीं जानती थी, लेकिन समय के देवता ने एक न एक दिन यह रहस्य उन दोनों को समझा ही दिया। वैसे उन दोनों का संबंध कम रहस्यमय नहीं था। गर्मी के दिनों में एक दिन क्या हुआ, शरद देवदास की तरह पाठशाला के कमरे में एक कोने में एक फटी हुई चटाई के ऊपर बैठा था। स्लेट हाथ में ली वह कभी आंखें खोलता, कभी मुद्दा, कभी पैर फैलाकर जमा ही लेता। अंत में वो बहुत ही चिंताशील हो उठा। उसने निश्चय किया कि ऐसा समय गुड्डी उड़ाते हुए घूमने फिरने के लिए होता है। बस क्षण भर में एक युक्ति उसे सूझ गई कि पाठशाला में उस समय जलपान की छुट्टी थी। बालक नाना प्रकार के खेल खेलते हुए शोरगुल कर रहे थे। वो शरारती था, इसलिए उसे छुट्टी नहीं मिली थी। एक बार पाठशाला से निकलता तो लौट कर नहीं आता। कक्षा के प्रमुख छात्र भोलू की देखरेख में उसे पढ़ने की आज्ञा थी। उसने देखा कि पंडित जी सो रहे हैं और भोलू टूटी हुई बेंच पर ऐसे बैठा है जैसे पंडित जी हो। वो चुपचाप स्लेट लेकर उसके पास पहुंचा, बोला, ये सवाल समझ में नहीं आ रहा है। भोलू ने गंभीर होकर कहा, लाओ जरा स्लेट देखूं तो। जिस समय भोलू जोर जोर से बोलकर सवाल निकालने की चेष्टा कर रहा था, उसी समय एक घटना घटी। सहसा भोलू बेंच के पास जो चूने का ढेर लगा हुआ था उसमें जा गिरा और शरद का फिर कहीं पता न लगा। धीरू ये देखकर जोर जोर से तालियां बजा बजा कर हंसने लगी। उसी समय पंडित जी जाग उठे। भोलू का रूप तब देखते ही बनता था, सिर से पैर तक चूने में रंगकर भूत की तरह दिखाई देता और रोना उसका किसी तरह बंद नहीं होता। पंडित जी को स्थिति समझाते समझते देर नहीं लगी। बोले, तू वह सरता हरामजादा तुझे धक्का देकर गया ना? भोलू ने किसी तरह किया। उसके बाद शरद की जो खोज मची वह किसी से छोटी मोटी सेना के आक्रमण से कम नहीं थी। लड़के नाना प्रकार की बातें करते उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन कोई नहीं पा रहा था उसको। धीरू सब कुछ देख रही थी। वो ये भी जानती थी कि शरद इस समय कहाँ गया होगा। थोड़ी देर बाद उसने अपने आंचल में मूड़ी बांधी और जमींदार के आम के बाग में प्रवेश किया। वहीं एक बांस का भीड़ा था। पास पहुंचकर उसने देखा शरद वहां बैठा हुआ था, हुक्का पी रहा है। उसे देखते ही बोला, लाओ क्या लाई हो, और कहते कहते उसके आंचल में से मूड़ी खोलकर खाने लगा। वो खाता रहा और धीरू पंडित जी की बात सुनाती रही। अचानक वो बोला, पानी लाई हो? धीरू ने कहा, पानी तो नहीं लाई। शरद बिगड़ कर बोला, तो अब जाकर लाओ। धीरू को ये अच्छा नहीं लगा, कहा, अब मैं नहीं जा सकती, तुम चलकर पी आओ। मैं यहाँ से नहीं जा सकता, तुम ही जाकर ले आओ। धीरू नहीं उठी। शरद ने गुस्सा होकर कहा, जाओ, मैं कह रहा हूँ ना। धीरू अब भी चुप रही। तब शरद ने उसकी पीठ पर एक घूंसा मारा। कहा, जाएगी कि नहीं? धीरू रो पड़ी। एकदम उठते हुए बोली, मैं अभी जाकर तुम्हारी माँ से सब कुछ कह दूंगी। ये भी कहूंगी कि तुम हुक्का पी रहे हो। कह दे, जा मर, उसने कहा। उस दिन फिर शरद की माँ के हाथों मार खानी पड़ी। धीरू फिर पिटी, लेकिन दोनों की मित्रता में इससे कोई अंतर नहीं पड़ा। वह निरंतर प्रगाढ़ी होती गई। बहुत दिन बाद सहसों की संगनी
को आधार बनाकर शरत ने अपने कई उपन्यासों की नायिकाओं का सृजन किया। देवदास की पारो, देवदास जो रचना है, इस पे जो बना है मूवी, तो देवदास की पारो, बड़ी दीदी की माधवी और श्रीकांत की राजलक्ष्मी, ये सब धीरू ही का तो विकसित और विराट रूप है। विशेषकर देवदास में तो जैसे उसने अपने बचपन को ही मूर्त कर दिया है। दिन पर दिन बीतते चले जाते थे। इन दोनों बालक बालिका के आमोद की सीमा नहीं थी। दिन भर धूप में घूमते फिरते, संध्या को घर लौट कर मार खाते, रात को निश्चित निर्दोष सो जाते, दूसरे दिन सवेरा होते ही फिर भाग जाते और फिर संध्या को तिरस्कार प्रहार सहन करते। तीसरे दिन चौथे, बार बार यही होता। बीच बीच में मछली का शिकार और नाव को कर काटने के साथ साथ शरत यात्रा दल में जाकर सरगदी कथा अपने मधुर कंठ के कारण वह उनके लिए बहुत उपयोगी था। लेकिन जब उससे भी उसका जी ऊब जाता तो अंगोछा गांधे पर रख कर निकल पड़ता। ये निकल पड़ना विश्व कवि के काव्य की निरुद्देश यात्रा नहीं थी, जरा दूसरे ढंग की थी। वह भी जब खत्म हो जाती तो फिर एक दिन चोट खाए हुए वो अपने चरणों को तथा निर्जीव देह को लेकर घर वापस आ जाता। वहां आओ भगत की बारी जब समाप्त हो जाती तो फिर पाठशाला में जाना आरंभ कर देता। वहां फिर एक बार आओ भगत हो जाता, मतलब कि आओ भगत हो जाता उसका। वहां फिर एक बार आओ भगत होने के बाद बोधोदय तथा पद्य पाठ में दिल लगाने का क्रम चलता। फिर एक दिन सब किया कराया भूल जाता। दुष्ट सरस्वती कंधे पर सवार हो जाती, फिर सरंगी करता, फिर घर से 9 2 11। उस दिन सरस्वती नदी के घाट पर पहुंचा तो सामने डोंगी पड़ी हुई थी। बम उसमें जा बैठा, उसे खेता हुआ पहुंच गया। 3 4 मील दूर कृष्णपुर गांव में वह रघुनाथ बाबा का प्रसिद्ध अखाड़ा था। वहीं जाकर कीर्तन में हाजिर हो गया। रात हो गई, फिर लौटा ही नहीं। अगले दिन पता लगाते लगाते मोतीलाल स्वयं उसे लेने के लिए वहां पहुंचे, लेकिन यह एक दिन की अनायास यात्रा नहीं थी, किसी बड़ी यात्रा का आरंभ था। कभी अकेले, कभी मित्रों के साथ उसका वहां जाना जारी रहा। इन्हीं दिनों गांव में सिद्धेश्वर भट्टाचार्य ने एक नया बंगला स्कूल खोला। शायद वहां मन लगाकर पढ़ सके, इस ख्याल से उसे वहां दाखिल किया गया। लेकिन उसके कार्यक्रम में कोई अंतर नहीं पड़ा। साल भर यूं ही निकल गया। तभी अचानक मोतीलाल को ढेरी आनसोन में एक नौकरी मिल गई। पिता के साथ कुछ दिन वो वहां गया, लेकिन वह सारा समय खेलकूद में ही बिताता। वहां एक नहर थी, उसके किनारे पक्की खिरनियां बटोरने या फंदा डालकर गिरगिट पकड़ता, या फिर घाट पर जाकर बैठ जाता और कल्पनाओं का आलाल में डूब जाता। सभी प्रकार की शरारतों के बीच में अंतर्मुखी होने का उसका स्वभाव निरंतर प्रगति कर रहा था। अपने इस अल्पकालिक ढेरी प्रवास को वह कभी नहीं भूल सका। गृहदा में उसने इस नगण्य स्थान को भी अमर कर दिया है। देवानंदपुर लौटने पर उसे एक और शौक लग गया। शौक तो पहले भी था, पर अब वह नया सनक चढ़ा था। सरस्वती नदी छोटी सी उतली नदी है, पाट भी बहुत चौड़ा नहीं, पानी कमर से ऊपर नहीं जाता। अक्सर उसमें सीमार भरी रहती। बीच बीच में जहाँ खुला था वहीं छोटी छोटी मछलियां खेला करती। बंसी में आटे की कोली लगाकर वह उसे पानी में डाल देता और बैठा रहता। एक दिन उसने देखा कि मोहल्ले का नयन बागती दादी के पास आया और कह रहा है, माँ जी, मुझे 5 रुपए दो, मैं तुम्हारे पोते को दूध पिलाकर अदा कर दूंगा। एक अच्छी सी गाय लाना चाहता हूँ। बसंतपुर में मेरा एक रिश्ते का भाई है, उसने कहला भेजा है। दादी ने उसे 5 रुपए दे दिए और प्रणाम करके चला गया। तभी शरद के मन में सहसा एक विचार का उदय सुन रखा था कि बसंतपुर में छीप बनाने के लिए एक अच्छा बांस मिलता है। बस वह चुपचाप नैन बागदी के पीछे पीछे चल पड़ा। 1 मील चलने के बाद नैन ने उसे देखा, बहुत नाराज हुआ, लालच भी दिया, लेकिन शरद पर कोई असर नहीं हुआ। तब जबरदस्ती पकड़ कर वह उसे दादी के पास ले आया। बोला, रास्ता ठीक नहीं है, खतरा है, अगर समय से ना लौट सका तो आप ही बताइए, गऊ को संभालूंगा या इनको। दादी खतरे की बात जानती थी। उसने शरद से कहा, तू नहीं जाएगा, और अगर चोरी से गया तो मैं पंडित जी से कह दूंगी। नैन चला गया। शरद भी पोखर में नहाने का बहाना करके शरीर में तेल मलता हुआ अंगोछा गंधे पर डालकर घर से निकल पड़ा। नदी के किनारे किनारे वन जंगल और आम कटहल के बागों के भीतर होकर 2 2.5 मील तक दौड़ता हुआ चला गया। जिस जगह पर गांव का कच्चा रास्ता ग्रांड ट्रंक रोड की पक्की सड़क से जाकर मिलता, वहीं जाकर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद नैन भी आ पहुंचा। शरद को हाथ देकर वह हतप्रभ रह गया, पर अब लौटना संभव नहीं था। हंसकर बोला, अच्छा देवता, चलो, जो भाग्य में होगा देखा जाएगा। वसंतपुर पहुंचकर नैन की बुआ ने उसकी खूब खातिर की। उसे गाय मिली और बालक शरद को मिली बांस की कमचियां। रुपए भी बुआ ने लौटा दिए। लौटते समय दिन डूब चला था। 2 कोस भी नहीं चले होंगे कि चांद निकल आया। रास्ते के दोनों और बड़े पीपल और बरगद के पेड़ हैं, जो ऊपर जाकर आपस में ऐसे मिल गए हैं कि राह में घना अंधेरा। जब वे कच्ची राह पर पहुंचे तो झाड़ झंखाड़ों वाला वह जंगल और भी घना हो गया। इसी जंगल में तो लुटेरे आदमी को मार कर गाड़ देते थे और पुलिस उधार मुंह भी नहीं करती। गांव का आदमी भी रिपोर्ट करने नहीं आ जाता था, क्योंकि उन्हें
शिक्षा मिली थी कि पुलिस के पास जाना आफत बुलाना है। बाघ के सामने पढ़कर भी दैव संयोग से कभी प्राण बच जाते, लेकिन पुलिस के पल्ले पड़कर नहीं। यही पहुंचकर सहसा उन्हें कुछ दूर पर चीख सुनाई दी, साथ ही लाठियों के बरसने का शब्द। उसके बाद सन्नाटा छा गया। नैन बोला, बेचारा खत्म हो गया। अब हमें जरा होशियार होकर चलना चाहिए। बालक शरद भय से कांपने लगा, सांस लेना भी मुश्किल। धुंध के मारे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। सहसा फिर किसी के भागने की आवाज सुनाई दी। नैन चीख उठा, खबरदार, कह देता हूँ, बामन का लड़का मेरे साथ है। अगर पावाड़ा मारा तो तुम में से एक को भी जीता नहीं छोड़ूंगा। कहीं से कोई जवाब नहीं मिला। कुछ आगे बढ़कर उन लोगों ने उस आदमी को देखा जिसकी चीख सुनाई दी थी। बेचारा कोई भिखारी था, एक तारा बजाकर भीख मांगता था। नैन से नहीं रह गया। क्रुद्ध होकर बोला, अरे नरक के कीड़ो, तुमने बेकार ही एक वैष्णव भिखारी के प्राण ले लिए। जी चाहता है तुम लोगों को भी इसी प्रकार मार डालूं। इस पर पेड़ की आड़ से किसी ने जवाब दिया, धर्म कर्म की बातें रहने दो, जान बचाना चाहते हो तो भाग जा। हरामजादो कायरो, भागूंगा मैं तुम्हारे डर से। ये कहकर उसने टेंट में से रुपए निकाले और टनटनाते हुए बोला, देखो मेरे पास रुपए हैं, हिम्मत हो तो पास आओ और ले जाओ। मैं नैन बागदी हूँ। कोई उत्तर नहीं आया। मोटी सी गाली। वो फिर बोला, उसने जो है फिर से मतलब ये बोला, क्यों रे, आओगे, मैं घर जाऊं। फिर भी कोई जवाब नहीं आया। राह में दो तीन पावड़े पड़े हुए थे। नैन ने उन्हें उठा लिया। कुछ दूर वह चला भी, लेकिन फिर बोला, ना भैया, आंखों से वैष्णो की हत्या देकर हत्यारों को उसकी सजा दिए बिना मुझसे जाया न जाएगा। बालक शरद ने पूछा, क्या करोगे? वह बोला, क्या मैं एक साले को भी ना पकड़ पाऊंगा? तब हम दोनों मिलकर लाठी से उसको मार डालेंगे। पीट कर मारने के बाद से बालक शरद बहुत प्रसन्न हुआ। बोला, नयन दादा, तुम अच्छी तरह से उसे पकड़े रहना, मैं अकेले ही उसे पीट कर मार डालूंगा। लेकिन कहीं मेरी छीप टूट गई तो? नैन ने हंसकर कहा, छीप की मार से नहीं मारेगा भैया, ये सोंटा लो। और एक अच्छा सा पावड़ा उसने बालक शरद को दे दिया। और इस तरीके से जो है, तब तक लुटेरों ने समझ लिया था कि वे लोग चले गए, इसलिए वे भिखारी की तलाशी लेने के लिए आ पहुंचे। नैन पेड़ की आड़ में खड़ा हो गया। उनमें से एक ने उसे देख लिया और चिल्लाकर बोला, वो कौन खड़ा है? उसकी चिल्लाहट सुनकर सब लोग भाग चले, लेकिन वह पकड़ा गया। नैन ने उसे बांध लिया और बालक के पास ले आया। वो बराबर रो रहा था। मुंह पर उसने काली पोत रखी थी, बीच बीच में चूने की टिपकी लगी थी। नैन ने उसे सड़क पर लेटाया और कसकर दो तीन लात लगाई। फिर शरद ने कहा, अब ताक कर पावड़ा मारो। बालक के हाथ पर कांप रहे थे। रुआंसा होकर उसने कहा, मुझसे ये काम ना हो सकेगा। नैन ने कहा, तुमसे ना हो सकेगा? अच्छा तो मैं ही खत्म कर देता हूँ। शरद ने विनती के स्वर में कहा, ना नैन दादा, मारो नहीं। तब तक वो आदमी, जिसने शायद 2-3 दिन से अन्न की शक्ल भी नहीं देखी थी, सड़क पर ऐसे लेटा रहा जैसे मर गया हो। नैन ने झुक के उसकी नाक पर हाथ रखा और कहा, नहीं, मरा नहीं, बेहोश हो गया है। चलो भैया, हम भी घर चले। तो मतलब कि यहाँ पे वो मारने नहीं दिया था, भावुक हो गया था। भले ही जैसे कहा कि ठीक है मारा जाएगा, लेकिन जब मारने की बारी आई तो फिर जो है मारने के लिए वो तैयार नहीं हुआ। 3 वर्ष नाना के घर में भागलपुर रहने के बाद वो अब जो है, यानी अब एक ऐसी स्थिति आ गई थी, क्योंकि लगातार ये अपने नाना के यहाँ तो रह ही रहे थे शरद। और जब इतने समय से रह रहे थे, 3 वर्ष नाना के घर में भागलपुर रहने के बाद, अब उसे फिर देवानंदपुर लौटना पड़ा। बार बार स्थान परिवर्तन के कारण पढ़ने लिखने में बड़ा व्याघात होता, आवारगी भी बढ़ती थी, लेकिन अनुभव भी कम नहीं होते थे। भागलपुर में रहते हुए नाना प्रकार की शरारतों के बावजूद शरद ने सदा अच्छा लड़का बनने का प्रयास किया था। पढ़ने में भी वो चतुर था, परंतु ये कामना भी बड़ी प्रबल थी कि मैं किसी से छोटा नहीं बनूंगा। इसलिए अंततः उसकी प्रसिद्धि भले लड़कों के रूप में होती थी। सारी शरारतों के बीच एकांत में बैठकर आत्मचिंतन भी करता रहता था। वो सुंदर नहीं था, आंखों को छोड़कर उसमें उसके अंदर कोई ऐसी विशेषता नहीं थी, लेकिन आंखों की ये चमक ही सामने वाले को बांध लेती थी। वर्ण श्यामता की ओर था और देह थी खूब रोगी, लेकिन पैर हिरन की तरह दौड़ने में मजबूत, बिल्ली की तरह पेड़ों पर चढ़ जाती। बुद्धि भी तीक्ष्ण था, लेकिन दिशाहीन कठोर अनुशासन के कारण उसका प्रयोग पथभ्रष्टता में ज्यादा होता। देवानंदपुर लौटकर ये पथभ्रष्टता और भी बढ़ गई। अनुशासन के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं था। किसी तरह हुगली ब्रांच स्कूल की चौथी श्रेणी में भर्ती हो गया। 2 पक्के कोस चलकर स्कूल जाना पड़ता। निपट कच्चा रास्ता, गर्मी में धूल से भरा, वर्षा में कीचड़ कीचड़। गरीबी इतनी थी, आसानी से फीस का जुगाड़ करना मुश्किल था। आभूषण बेच देने और मकान गिरवी रख देने पर भी वो अभाव नहीं मिट पाया। पेट भी तो भरना होता, फिर भी किसी तरह वह प्रथम श्रेणी तक पहुंच गया, परंतु अब तक पिता पर ऋण बहुत चढ़ गया था। वे फीस का प्रबंध ना कर सके और फीस के अभाव में स्कूल जाना कैसे होता। शुरू शुरू में वह किसी साथी के घर मुट्ठी भर
भात खाकर स्कूल के मार्ग में पेड़ों की तरह शरारती बालकों की संगत में दिन काट लेता, फिर धीरे-धीरे उन लड़कों के दल का सरदार बन गया। विद्या पीछे छूट गई और हाथ में आ गई दुधारी छुरी, जिसे लेकर वह दिन-रात घूमा करता था। उसके भय के कारण उसके दल के सदस्यों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही थी। वह दूसरों के बागों के फल-फूल चोरी करने लगा था, लेकिन उन्हें वह दोस्तों और गरीबों में बाँटता। दूसरों के ताल में मछली पकड़ने की उसकी जो पुरानी आदत थी, वो अब और भी बढ़ गई थी। थोड़े ही दिनों में उसके आस-पास के लोग उससे तंग आ गए, लेकिन उसे पकड़ कर दंड देने में सब असमर्थ थे। एक तो इसलिए कि वह फल और मछली को छोड़कर किसी और वस्तु को नहीं छूता था। दूसरे बहुत से निर्धन व्यक्ति उसकी लूट पर पलते थे और गाँव में निर्धनों की संख्या अधिक थी। इन्हीं में से एक व्यक्ति था, बहुत दिनों से बीमार, गरीबी के कारण इलाज का ठीक-ठाक व्यवस्था भी नहीं कर पाता। उसके लिए संभव नहीं था। आखिर उसे इसी दल की शरण लेनी पड़ी, परंतु ये लोग बहुत सी मछलियाँ पकड़ लाए और उन्हें बेचकर इसके इलाज का प्रबंध कर दिया। उपेक्षित अनाश्रित रोगियों की वे स्वयं भी यथाशक्ति सेवा करते थे। अनेक अंधेरी रातों में लालटेन और लंबी लाठी लेकर मीलों दूर वे शहर से दवा ले आए, डॉक्टर को बुला लाए। इसलिए जहाँ कुछ लोग उनसे परेशान थे, वहीं कुछ लोग बहुत ही ज्यादा मन में प्रेम करते। शरद चोर नहीं था, घर में बेहद कंगाली थी, पर उसने कभी अपनी चिंता नहीं की। वह वास्तव में रॉबिन हुड के समान दुसाहसी और परोपकारी था। अर्धरात्रि के निबिड़ अंधकार में जब मनुष्य तो क्या कुत्ते भी बाहर निकलने में डरते, वो चुपचाप पूर्व निर्दिष्ट बाग में या ताल पर पहुंचकर अपना काम कर लेता था। इस शुभ कार्य में उसके कई सहचर थे, परंतु उनमें सबसे प्रमुख था सदानंद। इनका अड्डा ताल के किनारे वाले बाग के पास ऊंचे टीले के आड़ में एक गहरा गड्ढा था। सब लूटी हुई सामग्री वे यहीं रखते थे। तंबाकू पीने का सरंजाम भी यही था। इस दल के उत्पाद जब बहुत बढ़ गए, तब सदानंद के अभिभावकों ने उसे आज्ञा दी कि वह सरस से कभी न मिले। लेकिन मिलन क्या कभी निषेध की चिंता करता। उन्होंने एक ऐसा उपाय खोज निकाला कि सांप मरे लाठी न टूटे। सदानंद के घर की छत से लगा एक ऊंचा पेड़ था, उसी पर चढ़कर सरस छत पर पहुंच जाता और दोनों खूब शतरंज खेलते। इसके बाद रात्रि अभियान पर निकल पड़ते। सब काम समाप्त करने के बाद दोनों मित्र भले लड़कों की तरह अपने अपने घर जाकर सो जाते। जब कभी भी उसके दिल में किसी काम को करने की इच्छा प्रबल हो उठती, तो उस समय शारीरिक और मानसिक दोनों शक्तियों का स्फोट भी आश्चर्यजनक होता। बीच बीच में मछुओं की नाव लेकर कभी अकेले कभी मित्रों के साथ कृष्णपुर गांव में रघुनाथ दास गोस्वामी के अखाड़े में पहुंच जाते। वो भी नहीं भूला, यही कहीं उसका मित्र गौहर रहता था। श्रीकांत चतुर्थ पर्व का वह आधा पागल कवि कीर्तन भी करता था। मालूम नहीं वह कहाँ किसी वैष्णवी का नाम कमललता था या नहीं, पर ये सच है कि किशोर जीवन के ये चित्र उसके हृदय पर सदा सदा के लिए अंकित हो गए और आगे चलकर साहित्य सृजन का आधार बने। न जाने कितने ऐसे चित्र उसने अपनी आंखों में, अपनी पुस्तकों में खींचे हैं। श्रीकांत चतुर्थ पर्व में कथा शिल्पी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है, सीधा रास्ता छोड़कर वन जंगलों में से इस उस रास्ते को चक्कर लगाता हुआ स्टेशन जा रहा था। बहुत कुछ उसी तरह जिस तरह बचपन में पाठशाला को जाया जाता था। चलते चलते एकाएक ऐसा लगा कि सब रास्ते जैसे पहचाने हुए हैं, मानो कितने दिनों तक कितनी बार इन रास्तों में आया गया हूँ। पहले वे बड़े थे, अब न जाने क्यों संकीर्ण और छोटे हो गए हैं। अरे ये क्या, ये तो खाल लोगों का हत्यारा बाग है। अरे यही तो है, और ये तो मैं अपने ही गांव के दक्षिण के मोहल्ले के किनारे जा रहा हूँ। उसने न जाने कब सूल की व्यथा के मारे इस इमली के पेड़ के ऊपर की डाल में रस्सी बांधकर आत्महत्या कर ली थी, या नहीं नहीं जानता, पर प्रायः ये सब गांव की तरह यह भी जनश्रुति है। पेड़ रास्ते के किनारे हैं। बचपन गे इस पर नजर पड़ते ही शरीर में कांटे उठाते, आंखें बंद करके एक ही दौड़ में इस स्थान को पार कर जाना पड़ता। पेड़ वैसा ही है। उस वक्त ऐसा लगता था कि इस हत्यारे पेड़ का धड़ मानो पहाड़ की तरह है और माथा आकाश से जाकर टकरा रहा है। परंतु आज देखा कि उस बेचारे में गर्व करने लायक कुछ था ही नहीं, और जैसे अन्य इमली के पेड़ होते वैसे वो भी था। जनहीन ग्राम के एक और एकाकी निःशब्द खड़ा। सरसों में जिसने काफी डराया, आज बहुत वर्षों बाद के प्रथम साक्षात में उसी ने मानो बंधु की तरह आंख मिचकाकर मजाक किया, कहो मेरे बंधु कैसे हो, डर तो नहीं लगता। मैंने पास जाकर परम स्नेह के साथ उसके शरीर पर हाथ फेरा, मन ही मन कहा, अच्छा ही हूँ भाई, डर क्यों लगेगा, तुम तो मेरे बचपन के पड़ोसी हो, मेरे आत्मीय। संध्या का प्रकाश बुझता जा रहा था। मैंने विदा लेते हुए कहा, भाग्य अच्छा था जो अचानक मुलाकात हो गई, अब जाता हूँ बंधु। यह इन्हीं दिनों का चित्र तो है, केवल मुंशी लोगों का हत्यारा बाग, खाल लोगों का हत्यारा बाग हो गया। ये पंक्तियां लिखते समय उसका अपना बचपन जैसे आंखों में जी उठा था। गल्प कढ़कर सुनाने की उसकी जन्मजात प्रतिभा थी, इस समय खूब पल्लवित हुई। 15 वर्ष की आयु में ही वह इस कला में पारंगत हो चुका था और उसकी ख्याति गांव भर में फैल चुकी थी। इसी कारण शायद स्थानीय जमींदार नव गोपाल दास मुंशी उसे बहुत स्नेह करते।
इनका पुत्र था अतुल चंद, तब कलकत्ता में एमए में पढ़ता था। वो भी शरद की गल्प करने की कला से बहुत खुश था और उसे छोटे भाई की तरह मानता था। कभी कभी वह उसे थिएटर दिखाने के लिए कलकत्ता ले जाता और कहता, तुम ऐसी कहानियां लिखा करो, तब मैं तुम्हें थिएटर दिखाने ले जाऊंगा। दिखाने के बाद कहता, अच्छा तुम इसकी कहानी लिख सकते हो। शरद ऐसी बढ़िया कहानी लिखता कि अतुल चकित रह जाता। इसी तरह लिखते लिखते एक दिन उसने मौलिक कहानी लिखनी शुरू कर दी। वो कौन सा दिन, किस समय, कहाँ बैठकर उसने लिखना शुरू किया, कोई नहीं जानता। पर उस कहानी का नाम था काशीनाथ। काशीनाथ उसका गुरु भाई था। उसी को नायक बनाकर उसने कहानी शुरू की थी। लेकिन वह नाम का ही नायक है। शायद काशीनाथ का रूप रंग भी वैसा रहा हो, पर घर जमाई कैसा होता, यह उसने पिता को ससुराल में रहते देख कर जाना था। शेष कथानक का आधार भी कहीं दुखी या पड़ी हुई घटना हो सकती है। उस समय छोटी सी कहानी थी। बाद में भागलपुर में उसने उसे फिर से लिखा। काकबास और कोरेल ग्राम, दो और कहानियां इसी समय उसके मस्तिष्क में उभरी। कुछ और कहानियां भी उसने लिखी होगी, पर यही कुछ नाम काल की क्रूर दृश्य से बचे रह सके। सूक्ष्म पर्यवेक्षण की प्रवृत्ति उसमें बचपन से ही थी। जो कुछ भी देखता उसकी गहराई में जाने का प्रयास करता और यही अभिज्ञता उसकी प्रेरणा बन बैठती। गांव में एक ब्राह्मण की बेटी थी। बाल विधवा नाम था उसका, नीरू। 32 साल की उम्र तक कोई कलंक उसके चरित्र को छू भी नहीं पाया था। सुशीला, परोपकारी, धर्मशीला, कर्मठ के नाते प्रसिद्ध थी। रोग में सेवा, दुख में सांत्वना, अभाव में सहायता, आवश्यकता पड़ने पर महरी का काम भी। कोई संकोच नहीं। गांव में एक भी घर ऐसा नहीं था जिसने उसे किसी न किसी रूप में हेल्प न ली हो। शरत उसे दीदी कहकर पुकारता था। दीदी भी उसे बहुत प्यार करती थी। दोनों एक ही पर दुख कातर जाति के व्यक्ति थे। इस दीदी का 32 वर्ष की उम्र में अचानक एक बार पदस्खलन हुआ। गांव के स्टेशन का परदेशी मास्टर उसके जीवन को कलंकित करना करके ना जाने कहाँ भाग गया। उस समय गांव वाले उसके सारे उपकार, सेवा, टहल सब कुछ भूल गए। उस हृदयहीन लोगों ने उसका बहिष्कार कर दिया। उसे बोलना चालना बंद कर दिया। बेचारी एकदम असहाय उठी। स्वास्थ्य दिन पर दिन गिरते न जाने लगा, यहाँ तक कि वो मरणासन हो गई। इस हालत में भी कोई उसके मुंह पर एक बूंद पानी डालने के लिए राजी नहीं। किसी ने उसके दरवाजे पर झांका तो नहीं। शरद को भी यह आज्ञा थी कि वो वहां नहीं जाए, लेकिन उसने क्या कभी कोई आज्ञा मानी थी। रात के समय छिप कर वह उसे देखने जाता, उसके हाथ पैर सहला दिया करता, कहीं से एक दो फल लाकर खिलाया अपने गांव के लोगों के हाथों। इस प्रकार पैशाचिक दंड पाकर भी नीरू दीदी ने कभी किसी के खिलाफ कोई सिकवा शिकायत नहीं की। उसकी अपनी लज्जा का कोई पार नहीं था। वह अपने को अपराधी मानती थी और उस दंड को उसने इसलिए हंसते हंसते स्वीकार किया कि उसकी दृष्टि में वही न्याय था। शरद का चिंतातुर मन इस बात को समझ गया था कि अपने अपराध का दंड उसने स्वयं ही अपने को दिया था। गांव के लोग तो उपलक्ष्य मात्र थे। उसने उन्हें माफ कर दिया था, लेकिन अपने को नहीं किया था। जब वो मरी तो किसी भी व्यक्ति ने उसके लाश को छुआ तक नहीं। डोम उसे उठाकर जंगल में फेंका। सियार कुत्ते ने उसे नोच नोच कर खा लिया और यहीं पर उसने विलासी कहानी कि कायस्थ मृत्युंजय को सपेरा बनते देखा था। वह उसके ही स्कूल में पढ़ता था, पर तीसरी कक्षा से आगे नहीं बढ़ सका। एक चाचा के अतिरिक्त उसका और कोई नहीं था, लेकिन वह चाचा ही उसका परम शत्रु भी था। उसके बड़े बाग पर उसकी दृष्टि थी। चाहता था मरे तो पाप कटे, इसलिए रोगी हो जाने पर उसने मृत्युंजय की जरा भी खोज खबर नहीं ली। तड़प कर मर जाना चाहता था बेचारा, यदि एक बूढ़ा मृत्युंजय की जरा भी खोज खबर नहीं ली। इस लड़की का नाम था बिलासी। इस सेवा टहल के बीच वह उसके बहुत पास आ गई, इतनी कि उसने उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। पर समाज के ठेकेदार ये सब कैसे कह सकते थे। उन्होंने मृत्युंजय को समाज से बाहर निकाल दिया, लेकिन मृत्युंजय ने इनकी चिंता ही नहीं की। उसे अपमानित किया गया, पीटा गया, परंतु ना तो उसने प्रायश्चित किया, ना बिलासी को घर से निकाला। उसे लेकर वह दूर जंगल में जाकर रहने लगा। वहीं रहकर वह सांप पकड़ता और जीविका चलाता। सिर पर गेरुआ रंग की पगड़ी, बड़े बड़े बाल, मूछ दाढ़ी, गले में रुद्राक्ष, कांच की मालाएं। उसे देखकर कौन कह सकता था कि वह कायस्थ कुल का मृत्युंजय है। शरद छिप छिप कर उसके पास जाता। उसने सांप पकड़ना, जहर उतारने का मंत्र सभी उससे सीखा। एक दिन एक जहरीला नाग पकड़ते हुए मृत्युंजय चूक गया। नाग ने उसे डस लिया। उसको बचाने के सारे प्रयत्न बेकार हो गए। 7 दिन मौन रहने के बाद बिलासी ने आत्महत्या कर ली। वर्षों बाद कथा शिल्पी शरदचंद्र ने लिखा, विलासी का जिन लोगों ने मजाक बनाया था, मैं जानता हूँ वे सभी साधु गृहस्थ और साध्वी गृहिणियां थी। अक्षय स्वर्ग और सती लोग उन्हें मिलेगा, ये भी मैं जानता हूँ। पर वह सपेरे को लड़की जब एक जब सपेरे को लड़की जब एक पीड़ित और शय्यागत रोगी को तिल तिल कर जीत रही थी, तब उसके उस समय के गौरव की एक कण भी शायद आज तक
उनमें से किसी ने आंखों से नहीं देखा। मृत्युंजय हो सकता है कि एक बहुत तुच्छ आदमी हो, किंतु उसके हृदय को जीत कर उस पर कब्जा करने का आनंद तो तुच्छ नहीं था। उसकी वो संपदा तो मामूली नहीं थी। शास्त्रों के अनुसार वह निश्चय ही नरक गई हो, परंतु वह कहीं भी जाए, जब मेरा अपना जाने का समय आएगा तब इतना तो मैं कह सकता हूँ कि वैसे ही किसी एक नरक में जाने का प्रस्ताव से मैं पीछे नहीं हटूंगा। इन दृश्यों का कोई अंत नहीं था। इन्हीं को देखकर उसने सोचा कि मनुष्य में जो देवता है, उसका इतना तिरस्कार मनुष्य अपने ही हाथों से कैसे करता है। इन्हीं प्रश्नों ने उसके पर्यवेक्षण शक्ति को तीव्रता दी और दिया संवेदन। इसी संवेदन ने उसे कहानीकार बना दिया। कहानी लिखने की प्रेरणा उसे एक और मार्ग से मिली। चोरी चोरी उसने अपने पिता की टूटी हुई अलमारी खोलकर हरिदास की गुप्त बातें और भवानी पाठ जैसी पुस्तकें कभी पढ़ डाली। ये स्कूल की पाठ्य पुस्तकें नहीं थी, बुरे लड़कों के योग्य अपाठ्य वस्तु गए थी। यही उसको बताया गया था, इसलिए उस चोरी का आश्रय उसे लेना पड़ता। यह केवल स्वयं ही उसने नहीं पढ़ी थी, उसके साथियों को पढ़ के उसने सुनाया। मन ही मन नए कथानक गढ़े। इसी टूटी हुई अलमारी में से उसने अपने पिता की लिखी हुई अधूरी कहानी भी खोज निकाली। वह उत्सुक होकर पढ़ना शुरू करता, परंतु अंत तक पहुंचते पहुंचते देखता कोई मार्ग ही नहीं है। पिता ने छोड़ा। परेशान होकर कह उठता, बाबा इसे पूरा क्यों नहीं करते, करते तो कैसा होता। तब मन ही मन उसने अंत की कल्पना की और सोचा, काश मैं इस कहानी को लिख पाता। पिता का यह अधूरापन भी उसकी प्रेरक शक्ति बनी। अभिज्ञता प्राप्त करने के मार्गों के लिए उसके लिए कोई कमी नहीं था। घर का घोर दारिद्र्य बार बार उसे भाग जाने के लिए प्रेरित करता रहता। यात्रा दल के अतिरिक्त कभी कभी वह यूं ही घर से निकल पड़ता। एक दिन सुप्रसिद्ध सॉलिस्टर गणेश चंद्र कहीं से कलकत्ता लौट रहे थे। देखा उनके डिब्बे में एक 13-14 वर्ष का लड़का चढ़ाया है। पहनावे से अत्यंत दरिद्र घर का मालूम होता। बड़े स्नेह से उन्होंने उसे अपने पास बुलाया। बातें करने लगे। पता लगा कि वह लड़का उनके एक मित्र का नाती है। क्रांतिकारी बिपिन बिहारी गांगुली के पिता अक्षय नाथ ही उनके मित्र थे। वह रिश्ते में शरद के नाना लगते थे। कलकत्ता पहुंचकर गणेश चंद ने शरद को अक्षय नाथ के घर भेज दिया। देवानंदपुर में रहते हुए एक बार वह लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। इस बार उसका गंतव्य स्थान था पुरी। यहाँ जाना अनायास और कारण नहीं था। एक परिवार से उन लोगों का घनिष्ठ परिचय था। उसकी स्वामिनी शरद से आयु में बहुत बड़ी थी और उसे बहुत स्नेह करती। अचानक वो बीमार हुई। पति कहीं दूर काम करते थे। किशोर शरद जैसा कि उनका स्वभाव था, मन प्राण से उनकी सेवा में जुट गया। तभी एक ऐसी घटना घटी कि उसे गलत समझ बैठा। उसे इतनी ग्लानि हुई कि घर से निकल पड़ा। चलते चलते उसका शरीर थक गया। न कहीं खाने की व्यवस्था, न ठहरने की सुख सुविधा। परिणाम ये हुआ कि तीव्र ज्वर ने उसे जकड़ लिया और उसे एक पेड़ के नीचे आश्रय लेने को विवश होना पड़ा। उसी समय एक विधवा उधर से निकली। शायद उसने पानी मांगा था या कराहा था। वो तुरंत उसके पास आई और छूने पर उसका हाथ जैसे तपते तवे पर था। करुणा द्रवी तो बोल उठी, हाय राम, तुझे तो तेज ज्वर है। वो उसे अपने घर ले आई। कई दिनों की उसकी ममतापूर्ण सेवा शुश्रूषा के बाद उसे ज्वर से मुक्ति मिली, परंतु तभी एक और ज्वर में वह फंस गया। उस विधवा का एक देवर था और एक था बहनोई। देवर चाहता था वो उसकी होकर रहे। बहनोई मानता था कि उसका अधिकार है, लेकिन वह किसी के पास नहीं रहना चाहती थी। एक दिन दुखी होकर उसने सरस से कहा, तुम अब ठीक हो गए हो, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। और कहीं जाने को वह चुपचाप उसके साथ निकल पड़ी। इस निकल पड़ने के पीछे मात्र मुक्ति की चाह थी, लेकिन वह अभी कुछ ही दूर जा पाए थे कि उस विधवा के दोनों प्रेमी वहां आ पहुंचे। उन्होंने किसी से कुछ नहीं पूछा, जी भर कर शरद को पीटा और चीखती चिल्लाती उसे ले गया। फिर उसका क्या हुआ शरद कभी नहीं जान सका, लेकिन वह समझ गया कि एक दूसरे के विरोधी होते हुए भी लुच्चे लफंगों में एका होता है और भले लोग अधिक होते हुए भी एक दूसरे को छिटक छिटक रहते हैं। कथा शिल्पी शरद चंद्र के प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन का आधार यही घटनाएं बनी हैं और इसी समय उसकी रूपरेखा उनके मस्तिष्क में आया कि जो अच्छे अच्छे लोग हैं वो छिटक छिटक के रहते हैं, दूर दूर रहते हैं। वह पुरी के मार्ग में आगे बढ़ा। फिर गांव गांव में आतिथ्य लाभ कर जब वो घर लौटा तो उसका चेहरा इतना विकृत हो गया था कि पहचानना तक मुश्किल था। सुना गया कि प्रसिद्ध गणितज्ञ पी वसु के घर उसने आश्रय लिया था। एक आध बार चोर डाकुओं के दल में भी पड़ जाने की बात सुनी जाती है। असल में वह इतना दुसाहसी था कि उसके बारे में नाना प्रकार की कथाएं चल निकली थी। उसका स्वभाव था कि अपने मन की बात कभी किसी से नहीं कहता था, परंतु अभिनय करने उसे खूब आता। झूठ को सच बनाकर चलाने की कला में वो निष्णात था। इस सब अभिज्ञता के पीछे परिवार की स्थिति थी जो सचमुच बहुत खराब हो चुकी थी। दादी का देहांत हो चुका था। वे थी तो किसी तरह परिवार के मान की रक्षा होती थी, पर अब सबके सामने एक बहुत बड़ा शून्य था। कर्ज मिलने की एक सीमा होती है। निश्चय ही सुभद्रा की कृष्णा बुआ की तरह।
किसी ने कहा होगा, अपने बाप से कुछ उपाय करने को, कुछ कमाने को कहो, नहीं तो मैं दुखी गरीब रुपया पैसा कुछ ना दे पाऊंगी। इसी प्रकार दरिद्रता और अपमान को सहन करने की उसकी माँ की शक्ति सीमा का अतिक्रमण कर गई थी। पर जाए तो कहाँ जाए, उसके माता पिता कभी के स्वर्गवासी हो चुके थे, परिवार छिन्न भिन्न हो गया, भाइयों की आर्थिक स्थिति जरा भी उत्साहजनक नहीं थी। फिर भी जब उसके लिए देवानंदपुर में रहना असंभव हो गया तो डरते डरते उसने अपने छोटे काका अघोरनाथ को चिट्ठी लिखी। अघोरनाथ ने उत्तर दिया, चले आओ। शरद फिर देवानंदपुर नहीं लौटा। वह उसका सारा जीवन घोर दारिद्र्य और अभाव में ही बीता। माँ और दादी के रक्त और आंसुओं से इस गांव के पथ घाट बिखे हुए हैं। दरिद्रता की जो भयानक चित्र कथा शिल्पी शरद ने सुबधा में खींचे हैं, उनके पीछे निश्चय ही उसकी यही अभिज्ञता रही। इसी यातना की नींव में उसकी साहित्य साधना का बीजारोपण हुआ। यही उसने संघर्ष और कल्पना से प्रथम परिचय पाया। इस गांव की ऋण से वह कभी मुक्त नहीं हो सका। अब यहाँ से हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।